Good evening, students. So, this is our lecture number 29 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita 2023. अपने लास्ट लेक्चर में हमने सीआरपीसी का सेक्शन 162 एंड 163 ब्रीफली और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया था. ठीक है. जो पूरी कहानी हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन की, उसको पढ़ते हुए हमें ये समझ में आ गया कि जो भी स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को दिए जाते हैं वो एविडेंस के रूप में एडमिसिबल नहीं है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी या फिर ट्रायल. उन स्टेटमेंट को प्रोसिक्यूशन किसी भी प्रकार से यूज़ नहीं कर सकता ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, जिसका रीज़न हमने समझा था कि जो प्रोसिक्यूट करने वाला होता है वो स्टेट होता है. ठीक है. एंड पुलिस मशीनरी बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है, यहाँ पे एक प्रेजुडिस आ जाएगा. अब स्टेट ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, स्टेट ही प्रोसिक्यूट कर रहा है, स्टेट ही अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट किए हुए एविडेंसेस को यूज़ कर रहा है, तो दिस कैन गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ प्रेजुडिस. फॉर दिस रीज़न सेक्शन 162 जो है वो एक प्रोहिबिशन डालता है कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे आपने जितने भी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया है आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो ट्रायल के टाइम में एज एन एविडेंस. इसका प्रोवाइजो था जिसमें एक एक्सेप्शन था, क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह. ठीक है. उसमें अभी हम लोग नहीं जाएंगे बिकॉज वो लास्ट लेक्चर का सब्जेक्ट था, तो आप चाहें तो लास्ट लेक्चर को रेफ़र कर सकते हैं उसको अच्छे समझने के लिए. ऊपर ऊपर से अगर कहानी को समझें तो सेक्शन 162 की जो लैंग्वेज है वो खाली प्रोहिबिट करती है प्रोसिक्यूशन को किसी भी प्रकार के एविडेंसेस को यूज़ करने से, स्टेटमेंट्स को यूज़ करने से जो उन्होंने ट्रायल के टाइम पे कलेक्ट किया है. ठीक है. तो आइए एक बार रिकैप लेते हैं कि हमारी कहानी शुरू कहाँ से हुई थी. हम बेसिकली सीआरपीसी को एक कहानी की तरह ही पढ़ रहे हैं. अब इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू आर शोइंग टू मी इन द कमेंट सेक्शन. मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी सीआरपीसी कंप्लीट करूँ और कोई नया सब्जेक्ट भी चालू करूँ या फिर साथ में पैरेलली ही कोई नया सब्जेक्ट चालू कर दूँ. बट टिल देन स्टे विद मी. ठीक है. जो लेक्चर सीरीज़ बना रहा हूँ उसको फॉलो करिए. जो केस लॉज मैं लिखवा रहा हूँ उसके नोट्स बनाइए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है. आप चाहे किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एपीओ हो, जुडिशरी हो या फिर किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन हो जहाँ पे सीआरपीसी या फिर कोई भी लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स आते हैं, तो मैं उन सारे के सारे सब्जेक्ट्स को ब्रीफली कवर करूँगा. ठीक है. तो आइए समझते हैं हमारी कहानी को. हमारी कहानी शुरू होती है सेक्शन 154 से. हमारी कहानी शुरू होती है सेक्शन 154 से, जहाँ पर जो इन्फॉर्मेंट होता है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करवाता है पुलिस स्टेशन में. ठीक है. फिर हमने क्या देखा था कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन रजिस्टर हो जाती है तो फिर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर के पास कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने की पावर होती है विदाउट गेटिंग एनी प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट. दैट इज अंडर सेक्शन 156 विच टॉक्स अबाउट पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. किसकी पावर की बात हो रही है? पुलिस ऑफिसर के पावर की बात हो रही है इन्वेस्टिगेशन करने की, क्योंकि आपको सेक्शन 2H की लैंग्वेज याद होगी कि इन्वेस्टिगेशन कैन ओनली बी कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ. मजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, उनके ऊपर ये एक प्रोहिबिशन लगाया गया है. इसमें बेसिकली आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल है वो पिक्चर में आ जाता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना जो है वो एग्जीक्यूटिव मशीनरी का पार्ट है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद जो ट्रायल वगैरह होता है वो करने का काम जुडिशियल मशीनरी का काम है. तो ट्रायल आपका पुलिस ऑफिसर कंडक्ट नहीं कर सकता और इन्वेस्टिगेशन आपका जुडिशियल ऑफिसर कंडक्ट नहीं कर सकता. ठीक है. फिर हमने पावर को पढ़ा, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. पावर को पढ़ने के बाद हम लोग गए प्रोसीजर की तरफ. हमने समझा कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या होता है. ठीक है. कि पुलिस ऑफिसर अगर चाहे तो इन बिटवीन इन्वेस्टिगेशन को रोक सकता है अगर उसको लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं बनता है. ठीक है. तो हमने प्रोसीजर को पढ़ा. प्रोसीजर को पढ़ने के बाद हमने ये देखा कि सेक्शन 160 के अंदर पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो किसी भी विटनेस को बुला सकते हैं. ठीक है. वो किसी भी विटनेस को बुला सकते हैं which appear to them is acquainted with the facts and circumstances of the case.
अपीयर आप याद रखिएगा, ये वर्ड जो अपीयर है सेक्शन 160 के अंदर, इसका एक बहुत ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट रोल है। अपीयर का मतलब ये यहाँ पे ये होता है कि बेसिकली जो लेवल ऑफ सर्टिनिटी है, जो डिग्री ऑफ सर्टिनिटी है, वो लोअर है। आसान शब्दों में कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को बस लगता है कि इस इंसान को क्या पता, कुछ इंफॉर्मेशन पता हो उस ऑफेंस से रिलेटेड, तो द पुलिस ऑफिसर कैन कॉल दैट पर्सन अंडर सेक्शन 160। उनके पास ये पावर है, इट इज द पावर ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, दैट इज टू कॉल देम। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं कि जब सेक्शन 160 के अंदर उन्होंने किसी विटनेस को बुलाया, ठीक है, इट कैन बी विटनेस, इट कैन बी विक्टिम, ठीक है, इट कैन बी एक्यूज्ड, उन्होंने बुलाया। बुलाने के बाद वो करेंगे क्या, डांडिया खेलेंगे? नहीं। सेक्शन 161 के अंदर हमने यहां पर पढ़ा था द टर्म अपीयर हैज बीन यूज्ड, ठीक है, और सेक्शन 161 के अंदर द टर्म सपोज हैज बीन यूज्ड। इसमें आपका जो डिग्री ऑफ सर्टेनिटी होता है दैट इज हायर, ठीक है। सेक्शन 161 जो है आपका, इट टॉक्स अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, ठीक है, इट टॉक्स अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, जहां पर पुलिस ऑफिसर जिन विटनेसेस को सेक्शन 160 के अंदर एक रिटन ऑर्डर के थ्रू कॉल करता है, बुलाता है, जिनकी अटेंडेंस को वो रिक्वायर करता है, वो उनको एग्जामिन कर सकता है। एग्जामिन का मतलब क्या होता है, पूछताछ करना। और पूछताछ करने के बाद अगर उसको लगता है कि इस पर्टिकुलर विटनेस को कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पता है क्राइम से रिलेटेड, ऑफेंस से रिलेटेड, तो वो क्या करेगा, उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। एंड इफ इट सपोज, ठीक है, वहां पे उनको लगता है कि द पर्सन इज सपोज टू बी एक्विंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, लेवल ऑफ सर्टेनिटी इज हायर, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी इज हायर। इसका मतलब ये है यहां पर पुलिस ऑफिसर काफी हद तक श्योर है कि इस इंसान को कुछ ना कुछ पता है क्राइम से रिलेटेड, ठीक है, तो इसके स्टेटमेंट्स को वो रिकॉर्ड कर लेगा अंडर सेक्शन 161। यहां तक आपको क्लियर है? फिर हमने क्या समझा कि सेक्शन 162 के अंदर एक प्रोहिबिशन लगाया गया है, ठीक है। प्रोहिबिशन क्या कहता है कि जितने भी स्टेटमेंट इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन द कोर्स, आप ये चीज आपको याद है ना, जो आपका एग्जामिनेशन होता है ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही आता है, ठीक है। तो इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या था कि पूरा का पूरा जितना भी इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है, तो पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर जितने भी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं उसको आप ट्रायल या फिर इंक्वायरी के टाइम पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और साथ ही साथ आप जितने भी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं उस पर आप साइन भी नहीं ले सकते, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि साइन लेने से एक अनड्यू प्रेशर बन जाता है स्टेटमेंट मेकर के ऊपर। उसको लगने लगता है कि यार कहीं मैंने ये साइन कर दिया तो कल को ये स्टेटमेंट मेरे ही अगेंस्ट तो यूज़ नहीं कर देंगे, कल को कहीं मैं ही तो कन्विक्ट नहीं बन जाऊंगा। देयर आर एंडलेस नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर दिस, बट द रीजन बीइंग कि साइन करने से जो विटनेस होता है उसके ऊपर एक अनड्यू प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जो लेजिस्लेचर है, जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है साइन नहीं करवाने का, वो यही है कि किसी भी प्रकार का अनड्यू प्रेशर हो गया, किसी भी प्रकार का फियर हो गया, वो विटनेस के ऊपर से हटाया जाए वाइल ही इज गिविंग द स्टेटमेंट, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर स्टेटमेंट ओरली दिया जा रहा है तो उसको रिटन फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया जाएगा इन द केस डायरी दैट इज मेंटेन अंडर सेक्शन 172। हमने साथ में एक चीज ये भी देखी थी कि सेक्शन 162 में जो साइन करने वाला जो प्रोहिबिशन है उसको लेके एक एक्सेप्शन भी है, सेक्शन 293, जहां पर जो स्पेशल रिपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका फॉरेंसिक रिपोर्ट हो गया, ठीक है, आपका फिंगरप्रिंट रिपोर्ट हो गया, और ऐसे किसी भी प्रकार के रिपोर्ट पर आप साइन ले सकते हैं उस एक्सपर्ट का, ठीक है। दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ रिपोर्ट्स, तो यहां पर आप साइन ले सकते हैं। सेक्शन 293 एक्ट्स एज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ सेक्शन 162। अब कहानी को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 162 में तो ये कहा है कि जो भी स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड करता है उसको ट्रायल या फिर इंक्वायरी के टाइम पे एविडेंस के फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता। ये तो क्लियर है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अब कुछ तरीका तो बताओ। अब हम लेजिस्लेचर से बोल रहे हैं कि भाई कुछ तरीका तो बताओ कि अगर हम स्टेटमेंट दें या कोई कन्फेशन दें, ठीक है,
अगर आप कन्फेशन भी देते हो पुलिस ऑफिसर के सामने, अगर आप जाके कहते हो कि मैंने ये क्राइम कमिट किया है, आपने जो कन्फेशन भी दिया है पुलिस ऑफिसर को, वो भी यूज़ नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल एज एन एविडेंस। आप नहीं कह सकते कि देखिए अरे इसने तो कन्फेस कर दिया था, नाचो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसने कन्फेस कर दिया था, हमने रिकॉर्ड कर दिया, चलिए इसको ट्रायल खत्म, इसको जेल में भेजिए, ऐसा नहीं है। कन्फेशन भी अगर पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करता है तो उसको भी ट्रायल के टाइम पे प्रोसिक्यूशन यूज नहीं कर सकता। सो नाउ द एक्सेप्शन इज सेक्शन 164। अब अगर आप चाहते हैं कि जो स्टेटमेंट है, ठीक है, जो स्टेटमेंट है या फिर जो कन्फेशन है उसकी कुछ एविडेंशियरी वैल्यू हो, ठीक है, वो कुछ एविडेंशियरी वैल्यू होल्ड करे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सेक्शन 164 के अंदर ईदर द जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट या फिर द नॉन जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट उसको अप्रोच कर सकते हैं। और उसको अप्रोच करने के बाद आप उस मैजिस्ट्रेट को अपना कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकते हैं, एंड दैट कन्फेशन और स्टेटमेंट विल होल्ड एन एविडेंशियरी वैल्यू, उसकी एविडेंस के फॉर्म में वैल्यू होगी। अब कन्फेशन क्या होता है, मतलब लीगल टर्म्स में, ठीक है, वो हम एविडेंस के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपके लिए समझना बस यही इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 164 के अंदर जो एविडेंसेस होते हैं, जो कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट होते हैं, उसको आप रिकॉर्ड करवा सकते हो और उसकी एविडेंशियरी वैल्यू भी होगी। जैसे मतलब ये चीज़ होता नहीं, आपने कई बार नहीं देखा है, एक बंदा होता है उसको बहुत गिल्ट होने लगता है, वो कहता है यार मैंने क्या ही कर दिया, मैंने अपने दोस्त का मर्डर कर दिया, अपनी बीवी का मर्डर कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है। अब आपने मूवीज़ में देखा होगा, अब उसको लगता है यार मेरे को नहीं जीना है, मेरे को या फिर अब जेल जाना है, मुझे बोलना है कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है, तो भागा भागा पुलिस के पास जाता है, बोलता है हाँ मैंने क्राइम किया, मुझे जेल में डाल दो। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अगर उसको भागे भागे जाना है तो उसको भाग के जाना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट के पास, क्योंकि अगर मैजिस्ट्रेट के पास वो कन्फेशन देता है तो वहाँ पर उस कन्फेशन की एक एविडेंशियरी वैल्यू होगी। पर क्या कन्फेशन के बेस पर उसको कन्विक्ट ठहराया जा सकता है? दैट इज इंटरेस्टिंग ना। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कन्फेशन मेड टू अ मैजिस्ट्रेट will only be treated as a corroborative evidence, ठीक है। बेस्ड ऑन द कन्फेशन आप किसी इंसान को कन्विक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कन्फेशन के बेस पे ही आप किसी एक्यूज्ड को कन्विक्ट नहीं कर सकते, ये खाली कोरॉबरेशन का काम करेगा। कोरॉबरेशन का मतलब ये होता है कि आप इसको यूज कर सकते हैं ट्रायल के टाइम में सपोर्ट करने के लिए बाकी एविडेंसेस को, ठीक है। उसने बोला कि हाँ मैंने ही उसका मर्डर किया था, मैंने ये चाकू यूज किया, ठीक है। अब वो जब चाकू ट्रायल के टाइम पे पेश किया जाएगा, ठीक है, तो फिर वो जो बंदे की स्टेटमेंट थी, जो उस बंदे का कन्फेशन था, वहाँ पर उससे जोड़ा जाएगा, कहा जाएगा देखिए इसने कहा था कन्फेशन में कि मैंने चाकू यूज़ की थी, ये रहा चाकू, इस पर इसके फिंगरप्रिंट है, अब इसको कन्विक्ट कर दीजिए। मतलब कोरॉबरेटिव इसकी वैल्यू होगी। ऐसा नहीं कि बस आपने कन्फेशन दे दिया और आप कन्विक्ट हो गए और आप गेम खत्म, ऐसा नहीं है। अच्छा ये सब तो ठीक है, अब कन्फेशन का डेफिनेशन क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कन्फेशन को एक लाइन में डिफाइन करना है तो आप कैसे करोगे? सो बेसिकली कन्फेशन इज द एडमिटिंग ऑफ गिल्ट, स्वीकार करना, ठीक है। आप स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने कोई क्राइम कमिट किया है, आई एम फीलिंग गिल्टी, आई एम गिल्टी, ठीक है, एंड आई एम कन्फेसिंग माई क्राइम, मैं कन्फेस कर रहा हूं कि मैंने ये क्राइम कमिट किया है, ठीक है। सो ये था कन्फेशन का डेफिनेशन। तो ये तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई सेक्शन 164 की, कि आप अगर चाहें तो मैजिस्ट्रेट के पास जाके अपने कन्फेशन और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवा सकते हैं ताकि उसकी कुछ एविडेंशियरी वैल्यू हो। क्योंकि सेक्शन 162 ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे आप जितने भी, मतलब पुलिस ऑफिसर, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर की बात की गई है, इन्वेस्टिगेशन तो अभी भी चल रहा है जब कन्फेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने भी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है उनकी किसी भी प्रकार की एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती है। क्लियर है आपको यहाँ तक? तो चलिए अब फिर लैंग्वेज की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो लेट्स रीड सेक्शन 164। इट टॉक्स अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स। यहाँ दो चीज़ों की बात की गई है, कन्फेशन भी आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं और स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अच्छा ये एक बार देख लीजिए, ठीक है।
जो कन्फेशन होता है दैट कैन ओनली बी मेड बाय द एक्यूज्ड, खाली एक्यूज्ड अपने गिल्ट को एडमिट कर सकता है, लेकिन जो आपका स्टेटमेंट होता है वो एक्यूज्ड भी दे सकता है, ठीक है, वो विटनेस भी दे सकता है, और वो आपका विक्टिम भी दे सकता है। समझेंगे किस प्रकार के स्टेटमेंट एक्यूज देता है और किस प्रकार की कन्फेशन, नहीं किस प्रकार की कन्फेशन तो हमको समझ में आ गया, ठीक है, स्टेटमेंट किस प्रकार की एक्यूज देता है ये भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं लेमैन टर्म्स में समझाऊं, एनीथिंग विच इज रेलेवेंट टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। मैं जल्दी ही टेलीग्राम पे डिक्टेशंस वगैरह डाल दिया करूँगा ताकि आपके लिए ज़्यादा और आसान हो जाए पढ़ाई को करना, ठीक है। बस लगे रहिए, जुड़े रहिए और अच्छे से वीडियोस को देखिए, समझिए, लैंग्वेज को समझिए, जिन सेक्शंस को मैं पढ़ा दूँ उनको बार बार दिमाग में रिपीट करिए, मेंटल रिवीजन करिए, बार बार बेयरट खोल के पढ़िए, ठीक है। किसी भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई कैन एश्योर यू यू विल बी एबल टू क्रैक इट, ठीक है। तो एक्यूज जो स्टेटमेंट देगा इट वुड बी रेलेवेंट टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, लेकिन जो वो कन्फेशन देगा दैट कन्फेशन वुड बी द एडमिटिंग ऑफ गिल्ट। यहां तक क्लियर है? आइए लैंग्वेज को पढ़ते हैं। एनी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अच्छा, यहां पे किसकी बात हो रही है? अथॉरिटी कौन है? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अच्छा, आपको याद है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की जो सीआरपीसी के अंदर, अब तो उस पोजीशन को एफेस कर दिया गया, मिटा दिया गया, खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया बीएनएसएस से, लेकिन सीआरपीसी के अंदर जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट थे उनकी पावर कितनी थी? सेंटेंसिंग पावर। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होते हैं उनकी जो सेंटेंसिंग पावर होती है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के बराबर ही होती है। ये ऐसी एक्स्ट्रा मैं आपको बता दे रहा, ठीक है। तो जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होते हैं उनकी सेंटेंसिंग पावर होती है 3 साल की, ठीक है। वो 3 साल तक की सजा सुना सकते हैं। और फाइन कितना इंपोज कर सकते हैं? फाइन कितना इंपोज कर सकते हैं? 10K का। यही सेम पावर जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास होल्ड करते हैं, ठीक है। आपको ये सेक्शन 29 के अंदर मिल जाएगा ऑफ सीआरपीसी, वहाँ पे अगर आप चाहें तो एक बार जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता है वो 3 साल की सजा दे सकता है, बिकॉज जो उसकी पावर होती है वो पैरेलली बराबर होती है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के। तो दोनों की पावर सेम होती है 3 साल इम्प्रिजनमेंट देने की, और मैक्सिमम फाइन जो कि लॉ के द्वारा ऑथराइज्ड है दैट दे कैन इम्पोज इज 10,000 रुपीज़। तो एनी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अच्छा, अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये है कि इसमें सीजेएम, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास, ये तीनों ही कवर होंगे? नहीं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे यूज हुआ है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पैरेलली किसके पास पावर बराबर होती है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो जो यहां पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को रेफर किया जा रहा है इट इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। यानी कि अगर आपको कन्फेशन देना है तो आप या तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास। अभी इससे रिलेटेड जो ये बात कहां से निकल के आई है, ये आई है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस सिंघाड़ा सिंह 1993 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये जजमेंट हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से जजमेंट ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा बिकॉज इसमें बहुत से एस्पेक्ट है जिनको कवर करना है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। सो एनी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में, देखिए ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है। अच्छा, यहाँ पे मे क्यों कहा है? आपको क्या लगता है यहाँ पे मे क्यों कहा है? कि मतलब आप मैजिस्ट्रेट के पास कन्फेशन देना चाहते हैं, ठीक है, और यहां पर ये इसको एक इनेबलिंग प्रोविजन बना दिया। इनेबलिंग प्रोविजन मतलब क्या है? कि डिस्क्रिशन है मैजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। मैजिस्ट्रेट के पास यहां पर एक डिस्क्रिशन है बिकॉज इट इज एन इनेबलिंग प्रोविजन। हम इनेबल कर रहे हैं मैजिस्ट्रेट को कि आपके पास ये पावर है कि आप कन्फेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिस्क्रिशन क्यों दिया आपने? मतलब ठीक है, कोई बंदा है, उसने कोई क्राइम किया है, वो बताना चाहता है कि हाँ भाई मैंने क्राइम किया है, मुझे पकड़ो, तो आपने इनेबल क्यों किया यहाँ पे? मतलब
आपने डिस्क्रिशन क्यों दिया? देखिए, डिस्क्रिशन देने का रीजनिंग ये है, जब एक बंदा अरेस्ट होता है, ठीक है, तो अरेस्ट होने के बाद वो या तो पुलिस कस्टडी में रहता है या तो जुडिशियल कस्टडी में रहता है, जो भी मजिस्ट्रेट ग्रांट करे। वो सेक्शन 167 में हम लोग पढ़ेंगे अभी अच्छे से इसके बारे में। अभी बस ऊपर ऊपर से इतना समझ लीजिए कि जो भी अरेस्टी होता है, ठीक है, अरेस्टी, वो या तो जुडिशियल कस्टडी में रहता है या फिर पुलिस कस्टडी में। अच्छा, जुडिशियल कस्टडी क्या होता है आपको पता है? जुडिशियल कस्टडी हम कहते हैं जेल को। ये सेक्शन 161 में ही पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। और पुलिस कस्टडी मतलब आपका वही पुलिस स्टेशन में जो जेल होता है उसके अंदर रखना। ये आपका वो सेंट्रल जेल वगैरह की बात कर रहा हूँ, तिहाड़ जेल, ठीक है। इसको हम लोग जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। इसमें ना एक मैक्सिम आ जाता है विच इज़ कस्टोडिया लेजिस, यही है शायद से, ठीक है। इसका मतलब होता है, मैक्सिम का मतलब होता है अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। लॉ की अथॉरिटी में आपको रखा गया है, इसका मतलब होता है कस्टोडिया लेजिस, ठीक है। अब जो एक बंदा जो अरेस्टेड होता है वो या तो पुलिस कस्टडी में होता है या फिर जुडिशियल कस्टडी में होता है, ठीक है, जो भी मतलब मजिस्ट्रेट ने ग्रांट किया हो। तो अब सपोज वो बंदा अगर पुलिस कस्टडी में है, 3-4 दिन के लिए वो पुलिस कस्टडी में रहा अरेस्ट होने के बाद, और चौथे दिन उसके अंदर एक अलग ही जोश आ गया। मतलब इतना जोश आ गया, वो बोला मैंने तो जो क्राइम किया था वो मेरे को इतना दुख हो रहा है कि मुझे तुरंत ले चलो मजिस्ट्रेट के पास, मुझे कन्फेस करना है, ठीक है। अब आप उसको लेके गए मजिस्ट्रेट के पास, वो एकदम जोश में, अब तो मैं अपना सारा क्राइम बता दूंगा, मैंने ये रेप किया था, यहाँ पे मर्डर किया था, यहाँ पे रॉबरी किया था, मैं सब बता दूंगा मजिस्ट्रेट को, ठीक है। अब मजिस्ट्रेट के पास आप उसको लेके गए। जब मजिस्ट्रेट के पास जो अरेस्टी है वो होशोल्लास में पहुंचता है, तो मजिस्ट्रेट क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अरेस्टी का एक हाथ टूटा हुआ है, ठीक है, उसके चेहरे पे ब्रूजेस हैं, चोट लगे हुए हैं बहुत सारे। तो ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पर साफ साफ कोर्जन दिख रहा है, ठीक है, दबाव डाला गया है उसके ऊपर कि वो अपने कन्फेशन को रिकॉर्ड करवाए मजिस्ट्रेट के पास जाके, बिकॉज उस कन्फेशन की एविडेंशियरी वैल्यू है। अब वो मजिस्ट्रेट वहाँ पे बेवकूफ़ तो बैठा नहीं है कि वो बिना अरेस्टी को एग्जामिन किए उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड कर लेगा। मतलब वो देखेगा ना, पहले उसके हाल चाल को देखेगा, उसके डिमिनर को एग्जामिन करेगा, ठीक है, जो उसका डिमिनर है उसको एग्जामिन करेगा, ये चेक करेगा उसके चेहरे पे कोई ब्रूजेस वगैरह है कि नहीं, उसके हाथ पैर एकदम सही सलामत है कि नहीं, वो डरा हुआ है कि नहीं। मतलब क्या पता पुलिस ने 4 दिन ऐसी लाठी चार्ज की कि अब वो रेडी हो गया सारा कुछ कन्फेस करने के लिए, ठीक है। तो मैजिस्ट्रेट जो है, इसीलिए मैजिस्ट्रेट को डिस्क्रिशन दिया गया है कि मैजिस्ट्रेट अगर चाहें तभी वो कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आपका ये कहना हो सकता है कि पुलिस ने उसको मार पीट के उसका कन्फेशन निकालने की कोशिश की, तो इसमें गलत क्या है यार? कल को कोई इनोसेंट पर्सन भी तो पुलिस कस्टडी में जा सकता है जिसको पुलिस फ्रेम कर रही है कि नहीं? ये भी तो सोचो इस तरीके से कि एक इनोसेंट पर्सन भी तो पुलिस स्टेशन में क्या पता कस्टडी में हो, ठीक है, एंड उस इनोसेंट पर्सन को फ्रेम करने के लिए जबरदस्ती पुलिस उससे कन्फेशन रिकॉर्ड करवा रही है। दैट दिस इज द रीजन वाई द टर्म मे हैज बीन यूज्ड एंड नॉट शैल। शैल इसीलिए यूज नहीं हुआ है, मे यूज हुआ है। डिस्क्रिशन मैजिस्ट्रेट को देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्फेशन एक बार रिकॉर्ड हो गई, ठीक है, जो आपका एक्यूज्ड है उसका, ठीक है, तो उसके बाद देयर इज नो गोइंग बैक। उसको एक corroborative पीस ऑफ एविडेंस की तरह यूज करके एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जा सकता है। उसके बाद केस बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा प्रोसिक्यूशन का। तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को साइड में नहीं रख सकते, ठीक है, हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। सीआरपीसी जो है इसको ऐसे फ्रेम किया गया है कि कोई भी एस्पेक्ट छूटा नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ एन इनेबलिंग प्रोविजन। आगे बढ़ते हैं। एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में वेदर और नॉट, देखिए अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, वेदर और नॉट ही हैज़ जुरिस्डिक्शन इन द केस, ठीक है। अब यहाँ पर यह भी कह रहा है कि कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है, कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो एक्यूज्ड है, मतलब जो एक्यूज्ड है बेसिकली, अगर वो पुलिस स्टेशन में है तो स्पॉन्सर्ड बाय द पुलिस, अब मान लो अगर उसको कस्टडी में नहीं लिया गया है, वो बाहर ही है, ठीक है, इवन दो उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो वो अपने खुद के वोल्यूशन से भी तो जा सकता है। ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा पुलिस वाले उसको लेके जाएं। अगर उसको लगता है कि हाँ भाई मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ, रात में मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं जिस इंसान का मैंने मर्डर किया था उसका, ठीक है,
तो मैं अपना कन्फेशन जाके रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कन्फेशन को जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास ही रिकॉर्ड करवाएं। ठीक है, इसका मतलब क्या है आपको पता है ना, जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट कौन होता है? मैं फिर से बता देता हूँ। जो एक डिस्ट्रिक्ट होता है जिसको हम लोग सेशन डिवीजन कहते हैं, इसमें कई सारे पुलिस स्टेशन होते हैं। ठीक है, और इन सारे के सारे पुलिस स्टेशन पे किसी ना किसी मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन होती है। तो जुरिस्डिक्शन रखने का पर्पस क्या है कि उस पुलिस स्टेशन में जितने भी ऑफेंसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं उनका ट्रायल कौन करेगा? ठीक है, ये उस जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा और फिर वो उसको भेजेगा उसके पास जिसको इसका ट्रायल करना है। बेसिकली जुरिस्डिक्शन देने का जो पर्पस है वो यही है कि उसको पता चल सके कि मेरे इलाके में कितने ऑफेंसेस कमिट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब सपोज इस पुलिस स्टेशन में किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करवाया गया था और जो वो एक्यूज था उसमें अब वो कन्फेशन देना चाहता है, तो वो इस जुरिस्डिक्शन मैजिस्ट्रेट के पास तो जा ही सकता है। लेकिन इसमें कहता है, एक बार फिर से लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लैंग्वेज क्या कहती है? एनी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में वेदर और नॉट ही हैज जुरिस्डिक्शन इन द केस। ठीक है, अब जो ये बंदा है ये चाहे तो इस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, सपोज ये डिस्ट्रिक्ट ए था, ये डिस्ट्रिक्ट ए था दिल्ली का और ये डिस्ट्रिक्ट बी है बैंगलोर का। ठीक है, तो अब अगर वो चाहे, मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट है बैंगलोर का, अब वो चाहे तो बैंगलोर के भी किसी मैजिस्ट्रेट के पास जाके अपने कन्फेशन को रिकॉर्ड करवा सकता है। अब इतना आपने प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर दिया? इसका रीज़न क्या हो सकता है कि आपने इसमें जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास साथ, मतलब जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास तो आप जा ही सकते हो, कोई आपको नहीं रोक रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो नॉन जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हो। अब इसकी रीजनिंग क्या लगती है आपको, ऐसा क्यों किया गया होगा? इसका जवाब ये है कि जब जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट को पूरा मैटर बताया जाता है, सपोज मर्डर का केस है, ठीक है, कि ए ने बी का मर्डर कर दिया, ये केस है। अब उसने बी का मर्डर इतने खौफनाक तरीके से किया कि उसके हाथ काट दिए, ठीक है, उसके पैर में किल डाल दिया, मतलब मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, बस समझ लीजिए बहुत ही ग्रूसम तरीके से मर्डर हुआ है बी का। तो यहाँ पर क्या है कि जब वो सारे के सारी चीज़ें जो अकरेंस रिपोर्ट है उस इंसिडेंट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जितने भी फोटोग्राफ्स हैं, जितने भी मतलब सब्सटेंशियल एविडेंसेस जो भी पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट किए हैं और जो जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट को भेजा गया है, ऑब्वियस सी बात है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मैजिस्ट्रेट भगवान नहीं होते हैं। इस देश में कोई भी भगवान नहीं है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, कोई सुप्रीम कोर्ट जज हो, मैजिस्ट्रेट हो, कोई भगवान नहीं हो, कोई भी भगवान नहीं है, सब इंसान ही है। ठीक है, तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग एक जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट ऑफकोर्स उन सारे एविडेंसेस से गो थ्रू करने के बाद जो एक्यूज्ड है उसको लेके प्रेजुडिस हो सकता है, और जब एक्यूज्ड अपना कन्फेशन देना चाहे तो बिकॉज ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रेजुडिस, ठीक है, जो मैजिस्ट्रेट है वो उसके ऊपर एक सम सॉर्ट ऑफ अनड्यू प्रेशर बनाए कि तुम जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड करवाओ ताकि मैं तुम्हारे अगेंस्ट में, मतलब मैं तुम्हारा जो कन्फेशन है इसको यूज़ करके तुमको कन्विक्ट कर सकूं। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ प्रेजुडिस को हटाने के लिए एक्यूज्ड को, जो अरेस्टी है, ठीक है, उसको ये भी राइट दे दिया गया है कि अगर तुम्हें लगता है कि यू आर नॉट फीलिंग सेफ in front of the jurisdictional magistrate to record your statement, record your confession, you can even approach a non-jurisdictional magistrate. ठीक है, क्लियर हो गया आपको इसका रीजनिंग भी? आगे बढ़ते हैं। एनी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में वेदर और नॉट ही हैज जुरिस्डिक्शन इन द केस रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया था ना, मैजिस्ट्रेट के पास कन्फेशन और स्टेटमेंट दोनों ही रिकॉर्ड करने की पावर है। मेड टू हिम, अब देखिए मेड टू हिम का यहाँ पे मतलब क्या है? मेड टू हिम का मतलब ये है इन द प्रेजेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट, मतलब मैजिस्ट्रेट का वहां प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, मेड टू हिम मतलब डायरेक्टली, आप डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के सामने आंखों में आंखें डाल के अपने कन्फेशन को दे रहे हो, मतलब वो है वहां पे, प्रेजेंट है। ठीक है, मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर विच इज चैप्टर 12 और अंडर एनी अदर लॉ। अब यहाँ पे एनी अदर लॉ भी इंक्लूड कर दिया है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब अगर वो लॉ फोर्स में है तो, और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल। अब इसका मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट,
चाहे उसका उस पर्टिकुलर केस में जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, चाहे वो उस ऑफेंस की कॉग्निजेंस लेने वाला हो या ना हो, ठीक है, वो किसी भी बंदे का कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर वो कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट वॉज मेड इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब ये है कि आप कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट तभी दे सकते हैं जब इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, ठीक है, जब आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, एंड दैट टू ऑल्सो अंडर चैप्टर 12, नॉट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चैप्टर 15। मैंने बताया था ना सेक्शन 202 के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाती है, लेकिन वहां पर सेक्शन 164 का एप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर और अंडर एनी अदर लॉ। इसका मतलब ये या तो इस चैप्टर में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या फिर कोई और लॉ में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपका पोक्सो हो गया, ठीक है, पोक्सो की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, उसमें कोई क्राइम कमिट हुआ था, बच्चे के अगेंस्ट किसी ने कोई क्राइम कमिट कर दिया, ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंस कमिट कर दिया, और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी अगर कोई इंसान चाहे तो अपने कन्फेशन को जाके बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 164 किसी भी जुरिस्डिक्शनल या फिर नॉन जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट से रिकॉर्ड करवा सकता है, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल। इसका मतलब ये है कि द कन्फेशन must be recorded before the commencement of inquiry और ट्रायल। मतलब जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है खाली उस ही दौरान आप अपने कन्फेशन को रिकॉर्ड करवा सकते हैं। वंस द ट्रायल और इंक्वायरी हैज़ बीन कमेंस्ड, अब आप जाके अपने गिल्ट को कन्फेस नहीं कर सकते। क्लियर है आपको ये चीज? सबसेक्शन 1 क्लियर हो गया? फिर से पढ़ लेता हूँ। एनी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कौन सा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में डिस्क्रिप्शन दिया है मैजिस्ट्रेट को, वेदर और नॉट ही हैज द जुरिस्डिक्शन इन द केस, रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल। सबसेक्शन 1 क्लियर हो गया? प्रोवाइजो पे आते हैं। प्रोवाइडेड दैट एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सबसेक्शन may also be recorded by audio video electronic means in the presence of the advocate of the person accused of an offense। इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप मैजिस्ट्रेट के घर जाके या फिर उनके कोर्ट में ही जाके अपने कन्फेशन को रिकॉर्ड करवाइए। अगर आप चाहें तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी अपने कन्फेशन को रिकॉर्ड करवा सकते हैं, बिकॉज इट इज स्टिल मेड टू हिम। मेड टू हिम का मतलब क्या है कि आप उन्हीं को दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप चिट्ठी लिख के पहले उनके प्योन को भेज रहे हैं, ठीक है, और फिर उनका प्योन उसको खोल के पढ़ के फिर मैजिस्ट्रेट को दे रहा है, ऐसा नहीं है। मेड टू हिम का मतलब ये है कि आप बस डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट को ही दे रहे हैं, ठीक है। क्या पता एक्यूज थोड़ा आलसी है, वो चल के जाना ना चाहता हो मैजिस्ट्रेट तक, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चेक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक चेक है। जब ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कन्फेशन को रिकॉर्ड करवाया जाएगा तो द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इज नेसेसरी, ठीक है। यहां पर ये नेसेसरी क्यों है? क्योंकि अगर एडवोकेट वहां पर रहेगा एक्यूज्ड का तो वो मेक श्योर कर सकता है कि मतलब यहां पर इसको फोर्स नहीं किया जा रहा है इसके कन्फेशन को रिकॉर्ड करवाने के लिए। तो आप अच्छा एक चीज़ सोचिए, आपको क्या लगता है, तो क्या एडवोकेट उसको रोकेगा नहीं कन्फेशन देने से? मतलब वो बोलेगा नहीं यार तुम कन्फेशन दे दोगे मैं केस हार जाऊंगा, मेरा तो रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा। देखिए कन्फेशन, अब मान लीजिए जो केस है वो प्राइमा फेसाई ऐसा ही बन चुका है या फिर जो एक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट में ऐसे एविडेंसेस लग रहा है उनको आ जाएंगे कि मतलब वो बंदा बचने ही नहीं वाला, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करना ज़्यादा सही होगा? आप बता दो कि मैंने ये क्राइम किया है। इससे ये हो सकता है कि अगर आप एग्री कर दोगे कि आपने क्राइम किया है, रादर देन द कोर्ट फाइंडिंग इट इन ट्रायल कि तुमने क्राइम किया है, ठीक है, वहाँ पर जो आपकी सज़ा होती है वहाँ पे थोड़ा तरस खा के सज़ा आपको कम भी मिल जाती है। तो ऐसे टाइम्स में, ठीक है, एडवोकेट के प्रेजेंस में, अब यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है कि ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द एक्यूज्ड जो उसका कन्फेशन है उसको भी रिकॉर्ड किया जा सकता है।
प्रोवाइजो क्लियर हो गया? याद रखिएगा, प्रोवाइजो को हम लोग हमेशा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देते हैं, और जो प्रोवाइजो होता है ये एक तरीके का एक्सेप्शन होता है। ठीक है, क्लियर है? तो प्रोवाइजो 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब प्रोवाइजो 2 क्या बोलता है? इट सेज प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर ऑन whom any power of a magistrate has been conferred under any law for the time being in force। यहां पर ये क्या कहता है? It says provided further that no confession shall be recorded by a police officer on whom any power of a magistrate has been conferred under any law for the time being in force। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको अगर समझना है तो मैं आपको समझाता हूँ, ऑब्वियसली बात है मैं ही समझाऊंगा। तो प्रोवाइजो 2 में जो ये आपका ये प्रोवाइजो है जिसको हम लोग स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देंगे, यहाँ पर ये कहना चाहता है कि सपोज देयर इज़ ए लॉ, ठीक है, देयर इज़ ए लॉ जो किसी एक्सेप्शनल सिचुएशन में पास किया गया है। सपोज इमरजेंसी का टाइम है, ठीक है, और इमरजेंसी के टाइम पे कोई लॉ पास कर दिया गया और उस लॉ में ये कहा जा रहा है कि पुलिस ऑफिसर जो हैं वो मैजिस्ट्रेट की पावर्स एंड ड्यूटीज़ को इम्पार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? यहाँ पर बेसिकली आप कन्फर कर रहे हो, ठीक है, आप जो पुलिस ऑफिसर है उसके ऊपर कन्फर कर रहे हो ये पावर कि वो मैजिस्ट्रेट की पावर्स को भी एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको रेफर करना पड़ेगा एक बार सेक्शन 32 ऑफ सीआरपीसी को। अभी उसके लिए मतलब मैं सेक्शन को दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि बस आपके समझने के लिए मैं बता रहा। सेक्शन 32 टॉक्स अबाउट मोड ऑफ कन्फरिंग ऑफ पावर्स। ठीक है, कि पावर्स को कन्फर कैसे किया जाएगा, सेक्शन 32 ऑफ सीआरपीसी इससे डील करता है। सेक्शन 32 के अंदर ही अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी पुलिस ऑफिसर के ऊपर मैजिस्ट्रेट की पावर को डाल सकता है। मैजिस्ट्रेट की जो ड्यूटीज़ एंड पावर्स हैं वो उस पुलिस ऑफिसर को दे सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब आप पावर या ड्यूटी किसी अथॉरिटी को देते हैं, किसी और अथॉरिटी की, तो वो हमेशा टेम्पररी इन नेचर होता है, परमानेंट नहीं होता है। आपने फॉर सम एक्सेप्शनल सिचुएशन या फिर सर्कमस्टेंस हो सकता है कि आपने उस टाइम पे सही समझा कि इस पुलिस ऑफिसर को मैजिस्ट्रेट की पावर देना इज़ नेसेसरी, तो आपने दे दिया, आपने कोई लॉ बना दिया, या फिर आपने सेक्शन 32 पर रिलाई करके सीआरपीसी के उसके ऊपर मैजिस्ट्रेट के पावर्स को कन्फर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी ऐसा पुलिस ऑफिसर है जो पुलिस के फंक्शंस को इम्पार्ट करने के साथ साथ अगर उसके ऊपर मैजिस्ट्रियल फंक्शंस भी डाल दी गई हैं, उसको मैजिस्ट्रियल ड्यूटीज़ भी दे दी गई हैं, तो भी उसके पास कन्फेशंस को रिकॉर्ड करने की पावर नहीं होगी। मतलब यहाँ पे वही है, सिंपली सेपरेशन ऑफ पावर जो रूल है उसको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया जा रहा है प्रोवाइजो 2 के अंदर। इट सेज प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर ऑन whom एनी पावर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट हैज़ बीन कन्फर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया प्रोवाइजो 2। अच्छा, एक बार सबसेक्शन 1 को फिर से पढ़ते हैं। सबसेक्शन 1 कहता है एनी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मे वेदर और नॉट ही हैज़ जुरिस्डिक्शन इन द केस रिकॉर्ड, इसीलिए मैंने रिकॉर्ड को हाईलाइट नहीं किया था। ठीक है, रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल। आपको रिकॉर्ड का मतलब क्या लगता है? रिकॉर्ड का मतलब क्या वो है कि यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, मैजिस्ट्रेट मतलब जब बंदा कन्फेशन देने के लिए आएगा, एक्यूज्ड अपने कन्फेशन को देने के लिए आएगा, तो मैजिस्ट्रेट अपना फ़ोन निकालेंगे, बोलेंगे हाँ चलो बोलो, शुरू हो जाओ, कन्फेस करो अपने क्राइम को। ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे ये टर्म रिकॉर्ड यूज़ हुआ है ना, इसका मतलब होता है फॉर्मली रिकॉर्ड करना, यानी कि डॉक्यूमेंट फॉर्म में। ठीक है, डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं रिकॉर्ड करने का। ठीक है, आप ओरली भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में पूरा लिखना पड़ेगा जो भी उस बंदे ने कन्फेशन दिया है। जो भी जो कन्फेशन मेकर है, जो एक्यूज्ड है, जिसने कन्फेशन दिया है,
उसकी सारी बातों को आपको एक डॉक्यूमेंट में लिखनी पड़ेगी। जैसे अगर आप एक बार सब सेक्शन 4 को पढ़ें, यहाँ पे लिखा है एनी सच कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर provided in section 281 for recording the examination of an accused person and shall be signed by the person making the confession shall be signed by the person making the confession। आप साइन कैसे लोगे उसका अगर आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में नहीं बना रहे हो तो। एंड द मैजिस्ट्रेट शैल मेक अ मेमोरेंडम एट द फुट ऑफ सच रिकॉर्ड टू द फॉलोइंग इफेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे यही सिग्निफाई कर रहा है कि जब आप स्टेटमेंट या फिर कन्फेशन को एक्यूज्ड के रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको उसको रिटन फॉर्मेट में रखना है। आप यू हैव टू रेड्यूस इट इनटू राइटिंग, ठीक है। आप उसको ओरल फॉर्मेट में नहीं ले सकते। अगर आप उसको ओरल फॉर्मेट में लेते हैं तो दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एविडेंस, ठीक है। ओरल फॉर्मेट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एविडेंस। मैं इसको जस्टिफाई करता हूं। अब इसके लिए हम लोग 2 सेक्शंस को रेफर करेंगे एविडेंस एक्ट के, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 91 ऑफ एविडेंस एक्ट। इसमें एकदम इन डिटेल अप्रोच हमारा नहीं रहेगा, हम खाली ऊपर से चीज़ों को समझेंगे ताकि सेक्शन 164 से इनको रिलेट किया जा सके। तो सेक्शन 91 सेज evidence of terms of contract, grants and other dispositions of property reduced in form of document। यहाँ बस इस पे ध्यान दीजिएगा। When the terms of a contract or of a grant blah 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 ये सब इग्नोर करिए, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है in which any matter is required by law to be reduced to the form of a document, no evidence shall be given in proof of the terms of such contract, grant or other disposition of property or of such matter except the document itself or secondary evidence of its contents in cases in which secondary evidence is admissible under the provisions herein before contained। इसका मतलब ये है सेक्शन 91 ये स्टिपुलेट करता है इंडियन एविडेंस एक्ट का कि लॉ के द्वारा अगर ये चीज़ कहा गया हो कि आपको किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, ठीक है, तो अगर आपको उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस के फॉर्म में यूज करना है तो आपको वो डॉक्यूमेंट ही पेश करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने उसको डॉक्यूमेंट में, अगर आपने उसको राइटिंग में रिड्यूस नहीं किया है, अगर लॉ ने ये चीज़ स्टिपुलेट किया है, सेक्शन 164 ने ये चीज़ स्टिपुलेट किया है कि आपको इसको राइटिंग के फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना है, ठीक है, तो अगर आप इससे कंप्लाई नहीं करते हो तो जो सेक्शन 91 एविडेंस एक्ट का वो एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि उस कन्फेशन की जो एविडेंशियरी वैल्यू होगी उसको ज़ीरो कर देगा। मतलब वहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो कन्फेशन की एविडेंशियरी वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लॉ ने ये चीज़ प्रिस्क्राइब किया है कि आपको जो कन्फेशन है उसको राइटिंग में रिड्यूस करना है। ये क्लियर है आपको? इसमें साथ में ये भी कहता है कि आप किसी भी प्रकार का एविडेंस, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, इन विच एनी मैटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड टू द फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट, no evidence shall be given in proof of the terms of such contract, grant or other disposition of property or of such matter except the document itself। यहाँ पे ये कहता है कि उस डॉक्यूमेंट के अलावा आप कोई भी और एविडेंस नहीं दे सकते, ना ओरल ना रिटन, को किसी भी प्रकार की एविडेंस को आप पेश नहीं कर सकते जस्टिफाई करने के लिए कि मतलब आपने जो उस पर्टिकुलर सेक्शन में जिसने स्टिपुलेट किया था कि आपको इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करना है कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, आप किसी भी प्रकार का एविडेंस नहीं दे सकते, कोई भी ओरल एविडेंस, किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते जस्टिफाई करने के लिए इस चीज़ को कि आपने उस चीज़ को राइटिंग फॉर्मेट में रिड्यूस क्यों नहीं किया। अब सेक्शन 164 ने तो स्टिपुलेट करके रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अगर आपके पास कोई बंदा कन्फेशन देने के लिए आता है, यानी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के पास अगर कोई बंदा कन्फेशन देने के लिए आता है तो आपको उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड करना है, यानी कि रिड्यूस इनटू राइटिंग करना है। अब आपने अगर वो चीज़ नहीं किया, ठीक है, आपने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी एविडेंस से, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, सेक्शन 80 क्या बोलता है? प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। इट सेज वेन एवर any document is produced before any court purporting to be a record or memorandum of the evidence or of any part of the evidence given by a witness in a judicial proceeding or before any officer authorized by law to take such evidence or to be a statement or confession by any prisoner or accused person taken in accordance with law and purporting to be signed by any judge or magistrate or by any such officer as aforesaid, the court shall presume। ठीक है, इसके नीचे वाले पार्ट पे मत जाइए, बस यहीं तक ध्यान दीजिए। सेक्शन 80 ये बोलता है, हमने अभी क्या पढ़ा सेक्शन 91 के अंदर, कि अगर लॉ ने ये चीज़ स्टिपुलेट किया है
कि आपको किसी चीज़ का डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है, तब ही आप उसको एज एन एविडेंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सेक्शन 8, हाँ, और इसमें यह भी कहा है कि आप किसी भी प्रकार से ये चीज़ जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपने जो प्रोसीजर था उसको फॉलो क्यों नहीं किया। मतलब यहाँ पे क्या है कि आप कोई ओरल एविडेंस वगैरह कुछ नहीं दे सकते। लेकिन सेक्शन 80 इसको लेके ना एक एक्सेप्शन लेके आया है। सेक्शन 80 एक्सेप्शन आपका यहाँ पर ये है कि जब किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट जुडिशियल ऑफिसर को बनाना हो, मैजिस्ट्रेट क्या है, जुडिशियल ऑफिसर हैं, ठीक है, तो प्रिज्यूम ये किया जाएगा कि उन्होंने सारे के सारे प्रोसीजर को फॉलो किया है, दैट द मैजिस्ट्रेट हैव कंप्लाइड विथ ऑल द प्रोसीजर्स। ये प्रिजम्पशन है, इट इज अ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, ठीक है। ये प्रिज्यूम किया जाएगा, मतलब इट इज अ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिज्यूम किया जाएगा कि उन्होंने जितने भी प्रोसीजर हैं उस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए वो सारे के सारे फॉलो किए हैं, ठीक है। तो अगर सवाल यहां पर उस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी की आती है कि उसमें जो प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज थी उस डॉक्यूमेंट को बनाने में, उस जिसको आप एविडेंस के फॉर्म में यूज कर सकते हैं ट्रायल के टाइम पे, ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल खड़ा होता है कि मैजिस्ट्रेट ने प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी से कंप्लाई किया है कि नहीं किया है, तो उस डॉक्यूमेंट के प्रोसीजर फॉर्मेलिटी को जस्टिफाई करने के लिए सेक्शन 80 के अंदर मैजिस्ट्रेट ओरल एविडेंस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो कन्फेशन था, ठीक है, जो कन्फेशन था उसको चैलेंज कर दिया गया किसी हायर कोर्ट में, सपोज हाई कोर्ट में कर दिया गया। बंदा जाके बोलता है कि कन्फेशन बनाने के बाद कि मैंने तो कन्फेशन अपने विल पे दिया नहीं, अपने वोल्यूशन पे दिया नहीं, कुछ भी, मतलब ऐसे कोई भी स्टेटमेंट जाके दे दे, ठीक है, चैलेंज कर दे अपने कन्फेशन को, मतलब ट्रायल में यूज़ हुआ, कन्फेशन के बेसिस पे उसका कन्विक्शन भी हो गया। अब वो कन्विक्शन को चैलेंज करता है ऑन दिस ग्राउंड कि मैंने तो जो कन्फेशन दिया था मैजिस्ट्रेट को वो अपने वोल्यूशन पे नहीं दिया, अपनी इच्छा शक्ति पे नहीं दिया, मेरे ऊपर एक अनड्यू प्रेशर था जिसकी वजह से, मतलब कुछ भी वो बोल दे, ठीक है। तो जब वहाँ पर हायर कोर्ट में ये मैटर जाएगा तो मैजिस्ट्रेट को समन किया जाएगा, आइए भाई साहब बताइए कि आपने जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया है वहाँ पर आपने प्रोसीजर फॉर्मेलिटी से कंप्लाई किया है कि नहीं। अब वहाँ पर जब मैजिस्ट्रेट जाएगा तो वहाँ पर ही कैन गिव ओरल एविडेंस टू जस्टिफाई कि जो डॉक्यूमेंट है जो रिटन फॉर्मेट में है मैंने उसके सारे प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज से कंप्लाई किया है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट ध्यान से अगर आप समझेंगे चीज़ों को तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं कि आप उस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को, जो आपने जो कन्फेशन है, जो आपने कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जो कि डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसकी वैलिडिटी को, मतलब उसकी वैलिडिटी को बताने के लिए आप किसी भी प्रकार का एविडेंस नहीं दे सकते एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। लेकिन 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 अगर मैटर समझ लीजिए कुछ ऐसा हो जाए जहां पर वो डॉक्यूमेंट में कोई, मतलब डॉक्यूमेंट जो है उसकी प्रोसीजर फॉर्मेलिटी से कंप्लाई किया गया है कि नहीं, इस पे सवाल खड़ा हो जाए, ठीक है, तो वहां पर जो मैजिस्ट्रेट है वो ओरल एविडेंस दे सकते हैं और लॉ यही प्रिज्यूम करेगा कि मतलब जुडिशियल ऑफिसर ने रिकॉर्ड किया है तो वो सही होगा, जो भी कहेगा सही कहेगा, ठीक है, यही है इसका मतलब। तो इसमें इतना इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 91 बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मतलब अगर आपको कहा गया है कि किसी मैटर को रेड्यूस इनटू राइटिंग करिए तो आपको उसको रेड्यूस इनटू राइटिंग ही करना पड़ेगा, तब ही आप उसको एज एन एविडेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। सेक्शन 164, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स, एनी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में, whether or not he has jurisdiction in the case, record any confession or statement made to him in the course of an investigation under this chapter or under any other law for the time being in force or at any time afterwards before the commencement of the inquiry or trial। मतलब जो कन्फेशन है मैजिस्ट्रेट को जो एक्यूज दे रहा है वो खाली इंक्वायरी और ट्रायल के कमेंसमेंट से पहले ही दे सकता है। एक बार इंक्वायरी शुरू हो गई तो फिर वो कन्फेशन नहीं दे सकता, ठीक है। और जो आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, इट इज़ रेफरिंग टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास बिकॉज द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैव पैरेलल पावर्स, ठीक है। और ये भी प्रिज्यूम किया जाता है कि जो आपके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास होते हैं, जो आपके जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास होते हैं वो इतने कम्पिटेंट नहीं होते हैं कि वो कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकें, ठीक है। उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है बेसिकली, कम्पिटेंट और एक्सपीरियंस भी आप कह सकते हो। ये प्रिजम्पशन लेके चलता है लॉ। तो आइए केस लॉ पढ़ लेते हैं। इसमें क्या ऑब्जर्वेशन थी सुप्रीम कोर्ट की। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस सिंघाड़ा सिंह 1993 सुप्रीम कोर्ट। Here the Supreme Court held, only judicial magistrate of the first class shall have the authority to record the statements and confessions under section 164 of CRPC.
ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दे दी थी कि सिर्फ और सिर्फ जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है वही कन्फेशन को और स्टेटमेंट्स को अंडर सेक्शन 164 रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, देन आपका जो दूसरा ऑब्जर्वेशन था ये था, द रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी कैन नॉट बी मेड और इट मस्ट बी फॉर्मली रिकॉर्डेड इनटू राइटिंग। मतलब ये हटा दे रहा, ठीक है, मस्ट बी फॉर्मली रिकॉर्डेड इनटू राइटिंग। इसका मतलब यही है कि जो कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जा रहा है वो राइटिंग फॉर्मेट में ही होगा और किसी फॉर्मेट में नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर वो राइटिंग फॉर्मेट में नहीं होगा तो वहाँ पर सेक्शन 91 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट विल कम इनटू प्ले और उस कन्फेशन की जो एविडेंशियरी वैल्यू है इट विल बिकम 0। यहाँ तक क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। सब सेक्शन 2, द मैजिस्ट्रेट shall before recording any such confession explain to the person making it that he is not bound to make a confession and that if it does so it shall be used as evidence against him। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है? बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन। ठीक है, बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन का मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन। इसका मतलब ये है कि जब मैजिस्ट्रेट फॉर्मली कन्फेशन को रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे, ठीक है, एक्यूज्ड आया मैजिस्ट्रेट के पास, बोला कि अब मेरे से नहीं रहा जा रहा, मैं सारी की सारी बात उगलना चाहता हूँ आपके सामने, ठीक है, मतलब मैजिस्ट्रेट के सामने। सो द मैजिस्ट्रेट शैल, देखिए इट इज़ अ मैंडेटरी प्रोविजन, यहाँ पे मैजिस्ट्रेट को डिस्क्रिशन नहीं दी गई है, इट इज़ अ मैंडेटरी प्रोविजन। The magistrate shall, before recording any such confession, explain, देखिए the term explain has been used। लॉ में हर शब्द पे आपको ध्यान देना है, तभी आपको लॉ समझ में आएगा। ठीक है, the magistrate shall, before recording any such confession, explain to the person making it that he is not bound to make a confession। ठीक है, that he is not bound to make a confession and that if it does so it may be used as evidence against him। इसका मतलब यहाँ पर यही है कि जब एक्यूज्ड कन्फेशन देने के लिए मैजिस्ट्रेट के पास आता है तो मैजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी है कि वो उसको एक्सप्लेन करे। एक्सप्लेन करने का मतलब ये होता है कि वो उसके सामने सब कुछ सारी बातें बोलें कि देखो अगर तुमने कन्फेशन दे दिया तुम्हारा तो फिर मैटर ही ख़त्म है, तुमको तो ट्रायल में तुरंत फंसा दिया जाएगा, मतलब वॉट एवर। ठीक है, एक्सप्लेन मतलब उनको समझाना पड़ेगा अच्छे से। खाली देखो, एक होता है इंटीमेट करना, ठीक है, एक होता है तुम्हारा इंटीमेट करना। इंटीमेट का मतलब क्या होता है? बताना, कि तुमने बता दिया। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेन करने का मतलब ये होता है, यहाँ पे मैजिस्ट्रेट बताएगा कि तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर यू टू गिव दिस कन्फेशन। ठीक है, तुम अगर चाहो तो कन्फेशन नहीं भी दे सकते हो। ठीक है, और ये भी बताएगा अगर तुमने कन्फेशन दे दिया तो फिर इस कन्फेशन को एज एन एविडेंस ट्रायल के टाइम पे तुम्हारे अगेंस्ट यूज़ किया सकते। देखिए लैंग्वेज में क्या कहता है, द मैजिस्ट्रेट शैल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन एक्सप्लेन टू द पर्सन मेकिंग इट दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन एंड दैट इफ इट डज सो इट मे बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट हिम। ठीक है, मतलब मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो उसको बताए कि अगर तुमने ये कन्फेशन दिया तो ये कन्फेशन तुम्हारे ही अगेंस्ट यूज़ किया जाएगा ट्रायल के टाइम पे। shall not record any such confession unless upon questioning the person making it he has reason to believe that it is made voluntarily। ठीक है, अब यहां पर आगे क्या कहता है, not record any such confession unless upon questioning the person making it he has reason to believe that it is being made voluntarily। इसका मतलब ये है, पहले तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट जो आपका एक्यूज्ड है, जो कन्फेशन देने आ रहा है, उसको एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, कि तुम बाउंड नहीं हो ये कन्फेशन देने के लिए। अगर पुलिस ऑफिसर ने तुमको ऐसे बोला हो कि चल तू कन्फेशन दे दे, मैं एक कप चाय पिला दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम कन्फेशन देने के लिए बाउंड नहीं हो, नोबडी इज फोर्सिंग या कोर्सिंग यू टू गिव अ कन्फेशन। ठीक है, और अगर तुम ये कन्फेशन देते हो तो ये कन्फेशन तुम्हारे ही अगेंस्ट ट्रायल में यूज़ किया जाएगा। इसके बाद अगेन मैजिस्ट्रेट को ये मैंडेटरली कहा जा रहा है कि आप कन्फेशन को तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तब तक आप कन्फेशन को रिकॉर्ड करना शुरू नहीं करेंगे जब तक अनलेस अपॉन क्वेश्चनिंग द पर्सन मेकिंग इट ही हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट इट इज़ बीइंग मेड वॉलंटरली। मतलब आप जो एक्यूज्ड है उससे क्वेश्चंस पूछेंगे। कैसे क्वेश्चंस? 1 + 1 = 2 नहीं, वो क्वेश्चंस ये पूछेंगे कि जब तुम पुलिस कस्टडी में थे तो क्या डंडे वगैरह से तुम्हारी धुनाई हुई है?
ठीक है, क्या कुछ धमकियां वगैरह तुमको आई हैं कि अगर तुमने कन्फेशन नहीं दिया तो तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे, या कुछ भी किसी भी प्रकार का तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स यूज़ किया गया हो, किसी भी प्रकार का अनड्यू प्रेशर तुम्हारे पे अप्लाई किया गया हो, ठीक है, ऐसे सवाल पूछेंगे। और ये सारे सवाल पूछने के बाद वो साथ ही साथ जो एक्यूज्ड है, जो कन्फेशन देने आया, उसके डिमीनर को भी चेक करेंगे। वो चेक करेंगे कि इसके शरीर में कहीं कोई चोटें तो नहीं है, वो डरा हुआ तो नहीं है, ठीक है, या फिर उसके अंदर कोई डाउट तो नहीं है कन्फेशन को लेके, कुछ भी। मतलब जब तक मैजिस्ट्रेट के पास रीज़न टू बिलीव ना हो, रीज़न टू बिलीव मतलब क्या, कि वो हर चीज़ का जायज़ा करने के बाद जब तक वो सेटिस्फाई ना हो जाए, ठीक है, रीज़न टू बिलीव का मतलब यहाँ पे है कि वो रीजनेबली अपने आप को सेटिस्फाई कर ले मैजिस्ट्रेट कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं यूज़ हुआ है जिसकी वजह से ये जो एक्यूज्ड है ये आगे कन्फेशन दे रहा है, ठीक है, तब तक ही विल नॉट रिकॉर्ड एनी सच कन्फेशन, ठीक है। क्योंकि अगर उसने रिकॉर्ड किया और उस कन्फेशन की वजह से वो बंदा कन्विक्ट हो गया, जब मैटर जाएगा हायर कोर्ट में, ठीक है, कन्विक्शन के बाद अपील डाल ही सकते हो, तो जब मैटर जाएगा हायर कोर्ट में, जब उसको चैलेंज किया जाएगा, तो वहाँ पर फिर मैजिस्ट्रेट सवाल पूछा जाएगा कि जब आपको कहा गया था कि आप उसके डिमीनर को चेक करिए, आप चेक करिए कि वो बंदा जो है वो अपने विल से, अपने वोल्यूशन से कन्फेशन दे रहा है कि नहीं, ठीक है, आप ये चेक करिए। आपने क्यों नहीं चेक किया, आपने वो रीज़न टू बिलीव क्यों नहीं पैदा किया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ मैंडेटरी थिंग कि आप तब तक कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कि आपके पास इस चीज़ को लेके एक रीज़न टू बिलीव ना हो कि जो कन्फेशन है वो वॉलेंटरली ही दिया जा रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसेक्शन 3 पे आते हैं। इफ एट एनी टाइम बिफोर द कन्फेशन इज रिकॉर्डेड the person appearing before the magistrate states that he is not willing to make the confession, the magistrate shall not authorize the detention of such person in police custody, ठीक है। इसका मतलब यहां पर ये है, मैं समझाता हूं। यहां पर इसका मतलब ये है कि सपोज ए था, उसने इस पॉइंट ऑफ टाइम से कन्फेशन को देना शुरू कर दिया, ठीक है, वो कन्फेशन देता गया, वो बस ऑलमोस्ट एंड पे ही पहुंचने वाला था। सपोज दिस वाज द एंड ऑफ कन्फेशन। वो यहां पर कहता है सिंपली स्टेटेड, उसमें द टर्म स्टेट्स हैज बीन यूज्ड, मतलब कि उसने बस सिंपली बोल दिया, ठीक है। वो यहां पे कहता है कि मैं इस कन्फेशन को नहीं देना चाहता, ठीक है। वो यहाँ पे कहता है कि मैं इस कन्फेशन को नहीं देना चाहता, मेरे को दबाया गया था, मतलब मारा पीटा गया था, कुछ भी ऐसे उसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत वैसे है नहीं। बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज द मोमेंट ही से नो आई डोंट वांटेड टू गिव दिस कन्फेशन, फिर मैजिस्ट्रेट उससे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे कि अच्छा तुम मेरा टाइम खराब करने आए हो यहाँ पे, तुमको पता है मैं कितना बिजी रहता हूँ, तुमको पता है घर पे बीवी से कितनी गाली खाता हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं करेगा मैजिस्ट्रेट, उसको फोर्स नहीं करेगा कि वो कन्फेशन को कंटिन्यू करे। जैसे ही कन्फेशन मेकर ये पॉइंट बोल दे कि मैं कन्फेशन नहीं देना चाहता हूँ, मैजिस्ट्रेट वहीं पे एक फुल स्टॉप लगा के रुक जाएगा। फुल स्टॉप का मतलब ये नहीं है कि उसने इतना कन्फेशन रिकॉर्ड किया है वो उसको एज एन एविडेंस यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रायल, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है वो पूरा का पूरा जो कन्फेशन था उसको स्क्रैप ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा कन्फेशन जो है उसको स्क्रैप ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। उस कन्फेशन की कोई भी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं रहेगी, और साथ ही साथ जो एक्यूज्ड है, ठीक है, जो मना कर दिया, कहा कि मैं कन्फेशन नहीं देना चाहता, क्या किया जाएगा, उसको पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाएगा। अगर पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाएगा तो कहाँ भेजा जाएगा, जुडिशियल कस्टडी में। जुडिशियल कस्टडी क्या होता है, जेल होता है। इसका रीज़न क्या है कि उसको पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि वो बंदा पुलिस कस्टडी से ही आया होगा अगर, ठीक है, तो पुलिस ने उसके ऊपर पक्का प्रेशर लगाया होगा कि तुम जाके अपना कन्फेशन दो, ठीक है। तो मैजिस्ट्रेट बस इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो प्रेशर की वजह से वो मतलब कन्फेशन देने आया, अब वो वापस जाके बोलेगा पुलिस भैया मैंने तो कन्फेशन नहीं दिया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक एलिमेंट ऑफ फियर रहेगा उस बंदे के अंदर कि मैं वापस जाऊँगा तो मेरी धुनाई होगी अच्छे से। तो वो धुनाई ना हो उसकी, इसी के लिए मैजिस्ट्रेट उसको पुलिस कस्टडी में भेजने के बजाय जुडिशियल कस्टडी में भेजेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 164 subsection 3, it says if at any time before the confession is recorded the person appearing before the magistrate, the person, और देखिए यहाँ पे लिखा है before the confession is recorded, मतलब इसका यहाँ पे ये है, हम इसको एक purposive interpretation देंगे।
इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार कन्फेशन रिकॉर्ड होना शुरू हो गया, ठीक है, कन्फेशन रिकॉर्ड होना शुरू हो गया तो उसके बाद देयर इज़ नो फुल स्टॉप। इसका मतलब ये है कि जब तक कन्फेशन फॉर्मली पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं हो गया, ठीक है, जब तक कन्फेशन फॉर्मली पूरी तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो गया, उस बीच में अगर कन्फेशन मेकर कभी भी कह दे कि मैं कन्फेशन नहीं देना चाहता, तो जो मैजिस्ट्रेट है वो उसका जो कन्फेशन जितना भी रिकॉर्ड किए होंगे उसको स्क्रैप ऑफ कर देंगे, एंड अलॉन्ग विद दैट ही विल नॉट ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ सच कन्फेशन मेकर इन पुलिस कस्टडी, ठीक है, मतलब उसको वापस से पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो बढ़ते हैं हम सबसेक्शन 4 की तरफ। सबसेक्शन 4, इट सेज any such confession shall be recorded in the manner provided in section 281 for recording the examination of an accused person and shall be signed by the person making the confession, and the magistrate shall make a memorandum at the foot of such record to the following effect। तो सबसेक्शन 4 आपका ये कहता है कि जो भी कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाएगा वो सेक्शन 281 के प्रोसीजर को फॉलो करके किया जाएगा, ठीक है, एंड साथ ही साथ कन्फेशन रिकॉर्ड होने के बाद जो कन्फेशन मेकर है यानी कि जो एक्यूज्ड है उसका उसके ऊपर सिग्नेचर भी लिया जाएगा। इसमें बहुत कोई इंट्रिकेट डिटेल्स नहीं है जिसमें आपको डेल्व करना है। जो इंट्रिकेट डिटेल्स थी वो आपकी सबसेक्शन 1 में ही थी जिससे हमने डील कर लिया। तो सबसेक्शन 4 क्या कहता है? एनी सच कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 281 फॉर रिकॉर्डिंग द एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्यूज पर्सन एंड शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग द कन्फेशन एंड द मैजिस्ट्रेट शैल, अगेन शैल, ये सारी की सारी चीज़ें मैंडेटरी है, ठीक है। देखिए हर जगह शैल 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 यूज़ हुआ है। इसका मतलब क्या है कि पहले तो आपको 281 का प्रोसीजर फॉलो करना है, साथ ही साथ आप जब कन्फेशन रिकॉर्ड करवा लोगे तो आपको कन्फेशन मेकर का उसके नीचे सिग्नेचर भी लेना है। सिग्नेचर यहाँ पर ऑथेंटिसिटी को दिखाता है कि जो कन्फेशन मेकर है उसने जो कन्फेशन दिया है वो उसने अपने खुद के वोल्यूशन, अपने खुद के विल पे दिया है। इट सिग्निफाइज दिस, ठीक है, by the person making the confession and the magistrate shall make a memorandum at the foot of such record to the following effect। और साथ ही साथ जो मैजिस्ट्रेट होंगे जब कन्फेशन रिकॉर्ड हो जाएगा उसके नीचे ये फुट कौन बनाएगा? ये मैजिस्ट्रेट को बनाना पड़ेगा। कन्फेशन बनाने के बाद उनको ये चीज़ लिखना पड़ेगा कि आई हैव एक्सप्लेन टू XYZ पर्सन दैट ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन। मतलब ऑब्वियस सी बात है वो उसको एक्सप्लेन करेंगे कि अगर तुम ये कन्फेशन देते हो तो दिस कन्फेशन कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस अगेंस्ट यू इन द ट्रायल। If he does so, any confession he may make may be used as evidence against him, and I believe that this confession, and I believe, me being a magistrate, believe that the confession was voluntarily made। अच्छा यहाँ पे लिखा है and I believe that this confession was voluntarily made। इसका मतलब आपको पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मैजिस्ट्रेट हैं उनको खुद ही किसी प्रकार का प्रोसीजर बनाना पड़ेगा जो ये सिग्निफाई करे कि हाँ मैं पूरी तरह से संतुष्ट था कि जो कन्फेशन मेरे को दिया गया है वो उसके खुद के विल पे दिया गया है, उसके खुद के वोल्यूशन पे दिया गया है। आगे लिखा है इट वॉज टेकन इन माई प्रेजेंस, मतलब मेरे प्रेजेंस में दिया गया। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे था और मैंने बताया भी नहीं कि मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, या फिर मतलब मेरे पियोन ने सुन लिया और वो आके मेरे को बता दिया, ऐसा नहीं है। जब कन्फेशन दिया गया तो एट वेरी दैट मोमेंट आई वॉज प्रेजेंट एट दैट प्लेस एंड आई वॉज रिकॉर्डिंग इट, ठीक है, प्रेजेंस एंड हियरिंग एंड वॉज रेड ओवर to the person making it and admitted by him to be correct and it contains a full and true account of the statement made by him। इसका मतलब ये है साथ ही साथ जो मैजिस्ट्रेट होंगे कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के बाद वो कन्फेशन जो कन्फेशन मेकर है उसको पढ़ के सुनाएंगे भी। द रीज़न बीइंग ताकि वो वेरीफाई कर सके कि उसने जो कन्फेशन दिया है उसको उस ही प्रकार से रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो ऐड नहीं किया गया है। हमने ये चीज़ पढ़ा था, हमने ये चीज़ पहले अभी देखा था कि जो मैजिस्ट्रेट हैं उनको कन्फेशन को एज इट इज़ ही रिकॉर्ड करना है। उनको क्वेश्चन आंसर नहीं पूछने, अच्छा ये ऐसे हुआ था, अच्छा वो ऐसे हुआ था, नहीं। जो भी कन्फेशन मेकर जो बात बोलना चाहता है आपको एज इट इज़ वो चीज़ एज ए कन्फेशन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। आप उससे क्रॉस क्वेश्चंस नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही आप उसको फोर्स कर सकते कि तुम कन्फेशन दो। जब तक वो एकदम सेटिस्फाइड है कि हाँ मैं कन्फेशन देने के लिए रेडी हूँ, तब तक आप उसका कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो जो ये मेमोरेंडम है, ठीक है, जो आपको नीचे अटैच करना पड़ेगा कन्फेशन के मैजिस्ट्रेट के द्वारा। सपोज आप ही मैजिस्ट्रेट हो, जो भी आप लोग वीडियोस देख रहे हो, आप सबके सब जज हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना नाम लिखोगे और अपना सिग्नेचर दोगे, ठीक है, और नीचे लिखोगे मैजिस्ट्रेट। क्लियर है? सबसेक्शन 5, एनी स्टेटमेंट other than a confession made under subsection 1 shall be recorded in such manner hereinafter provided for the recording of evidence as is in the opinion of the magistrate best fitted
to the circumstances of the case and the magistrate shall have power to administer oath to the person whose statement is so recorded. अब देखिए सबसेक्शन 1, 2, 3, 4 ये आपका डील करता था कन्फेशन से, ठीक है। अब जो आपका सबसेक्शन 5 है इट डील्स विथ स्टेटमेंट। हमने ये चीज समझा था कि सेक्शन 164 के अंदर आप कन्फेशन भी रिकॉर्ड कर सकते हो, आप स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। कन्फेशन कौन देगा? कन्फेशन जो है वो दिया जाएगा एक्यूज्ड के द्वारा। स्टेटमेंट कौन कौन दे सकता है? स्टेटमेंट आपका एक्यूज भी दे सकता है, आपका विटनेस भी दे सकता है एंड आपका विक्टिम भी दे सकता है। अच्छा, एक्यूज कैसा स्टेटमेंट देगा? एक्यूज स्टेटमेंट देगा रेलेवेंट टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। समझाता हूं मैं इसका मतलब क्या है। एक गलती मुझे दिख गई थी, इट इज, ठीक है। तो सबसेक्शन 5 क्या कहता है? इट सेज एनी सच आई एम सो सॉरी एनी स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट की बात की गई है, एनी स्टेटमेंट। अब तक हम लोग कन्फेशन से डील कर रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ है अदर देन अ कन्फेशन मेड अंडर सबसेक्शन 1 shall be recorded in such manner hereinafter provided for the recording of evidence as is in the opinion of the magistrate best fitted to the circumstances of the case and the magistrate shall have power to administer oath to the person whose statement is so recorded। ठीक है, इसका मतलब यही है कि जब मैजिस्ट्रेट कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, तो उसको उस प्रकार से रिकॉर्ड करेंगे ताकि उसको एज एन एविडेंस यूज किया जा सके। देखिए यहाँ पे लिखा है शैल बी रिकॉर्डेड इन सच मैनर हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एज इज इन द ओपिनियन ऑफ द मैजिस्ट्रेट बेस्ट फिटेड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस एंड द मैजिस्ट्रेट शैल हैव पावर टू एडमिनिस्टर ओथ टू द पर्सन हुज स्टेटमेंट इज सो रिकॉर्डेड। अच्छा, जब हम लोग ये चीज़ कन्फेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो क्या हमने ये चीज़ कहीं भी पढ़ा कि कन्फेशन मेकर को पहले एक ओथ पे साइन, मतलब ओथ पे हाथ रखना पड़ेगा? होता नहीं, गीता पे हाथ रख के मैं कसम खाता हूँ कि जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। क्या इस प्रकार का ओथ के बारे में कुछ डिस्कशन किया है हमने अब तक? नहीं किया है ना। तो बेसिकली व्हेन द कन्फेशन इज मेड ओथ शुड नॉट बी टेकन। ठीक है, जब बात कन्फेशन की आती है तो वहां पर ओथ नहीं लेना है। द रीजन बीइंग कि अगर आप कन्फेशन मेकर को किसी ओथ लेने के बाद उसके कन्फेशन को अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है, कन्फेशन मेकर को लगेगा कि मेरा ओथ लिया जा रहा है, मुझे जो कहना है सच कहना है, और पुलिस ऑफिसर ने भी कहा था जाके कन्फेशन दे दो तो तुम बच जाओगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जब साथ में जुड़ेंगे तो वहाँ पर साफ साफ दिखेगा कि जो कन्फेशन मेकर था उसके ऊपर एक अनड्यू प्रेशर था जिसकी वजह से उसने कन्फेशन दिया। दैट्स वाई कन्फेशन जब देता है कोई एक्यूज तो उसको किसी भी प्रकार का ओथ नहीं देना पड़ता है कि हाँ मैं जो कहूँगा सच कहूँगा वाला। ठीक है, लेकिन जब स्टेटमेंट देना होता है, ठीक है, अब स्टेटमेंट कौन कौन रिकॉर्ड करवा सकता है? एक्यूज्ड, आपका एक्यूज करवा सकता है, आपका विक्टिम करवा सकता है, आपका विटनेस करवा सकता है। जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है तो वहाँ पर ओथ को एडमिनिस्टर किया जाता है। अब वहाँ पर ओथ को एडमिनिस्टर करवाने का रीज़न क्या है कि अगर बाद में हमें पता चला कि तुम झूठ कह रहे थे तो तुमको सेक्शन 174, 176 और 177 के अंदर प्रोसिक्यूट किया जा सकता है ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के प्रोविजंस हैं। अगर आपको ओथ एडमिनिस्टर किया गया और ओथ एडमिनिस्टर करने के बाद भी आप मैजिस्ट्रेट के सामने झूठी गवाही देते हो, ठीक है, अब झूठी गवाही को कोई क्यों देगा? ठीक है, और स्टेटमेंट में ओथ एडमिनिस्टर करने का रीजनिंग क्या है? सोचिए इस बारे में। हो सकता है कोई बंदा जो है वो एक्यूज्ड को बचाने के लिए आके स्टेटमेंट देता है, झूठी स्टेटमेंट देता है मैजिस्ट्रेट को, और मैजिस्ट्रेट को दी गई स्टेटमेंट एविडेंस के प्रकार में यूज़ भी की जा सकती है कि नहीं? जो मैजिस्ट्रेट को स्टेटमेंट दी जाती है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर को इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो भी स्टेटमेंट दी जाती है, जिनको राइटिंग में रिड्यूस किया जाता है, उनकी किसी भी प्रकार की एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती है।
लेकिन सबसेक्शन 5 ये कहता है कि जब आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करोगे तो आप ओथ एडमिनिस्टर कर सकते हो। द रीज़न बीइंग कि अगर आपने एक बार ओथ एडमिनिस्टर कर दिया और जो बंदा था जिसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था उसकी बात बाद में जाके झूठी निकलती है तो आप उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हो। ठीक है। 5A, इन केसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 354 टिल 509, ये आपके वही सेक्शंस हैं, स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन। ठीक है। Of the Indian Penal Code, the judicial magistrate shall record the statement of the person against whom, against the woman, such offence has been committed in the manner prescribed in subsection 5 as soon as the commission of the offence is brought to the notice of the police. इसका मतलब यहाँ पर ये है कि सपोज सेक्शन 354 से लेके जो सेक्शन 509 के जो ऑफेंसेस हैं उनमें से किसी भी प्रकार का ऑफेंस किसी वुमेन के अगेंस्ट कमिट होता है। ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करेगा। देखिए यहाँ पर लिखा है शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट, शैल मैंडेटरी। ठीक है। द जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम सच ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब बाय सबसेक्शन 5। मतलब जो सबसेक्शन 5 का जो मैनर है, क्या मैनर है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते टाइम आप उसका ओथ लेंगे, आप कहेंगे कि तुम ओथ पे हाथ रखो, मतलब किताब पे हाथ रखो और कसम खाओगे, जो कहोगे सच कहोगे वाला सीन। ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी भी महिला के अगेंस्ट इनमें से किसी भी सेक्शन का ऑफेंस कमिट होता है तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि वहाँ पर जो सबसेक्शन 5 का जो तरीका है स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने का वो फॉलो किया जाएगा। अब प्रोवाइजो पे आते हैं। प्रोवाइजो को हम कैसे इंटरप्रिटेशन देते हैं, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। इट सेज प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इज टेम्पररली और परमानेंटली mentally or physically disabled, the magistrate shall take the assistance of an interpreter or a special educator in recording the statement. मतलब सपोज जो वुमेन है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट में ये कोई भी किसी भी प्रकार का ऑफेंस कमिट हुआ है, अब उस ऑफेंस की वजह से या फॉर एनी रीज़न वो जो वुमेन है वो टेम्पररली, परमानेंटली, मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है उसको बोलने में कितनी दिक्कत आएगी। तो ऐसे लोगों के लिए जो ऐसे ऑफेंसेस के थ्रू गुजरे होते हैं, जो एग्रीव्ड होते हैं, ऐसे सिचुएशंस के लिए एक स्पेशल इंटरप्रेटर होता है जो उनकी बातों को इंटरप्रेट करके सही प्रकार से मैजिस्ट्रेट को बताएगा। ठीक है। दिस इज़ व्हाट द प्रोवाइजो इज सेइंग कि ऐसे केसेस में अगर जो विक्टिम है वो टेम्पररली, परमानेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल हो गए तो वहाँ पर एक इंटरप्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा जो उसकी बातों को इंटरप्रेट करके मैजिस्ट्रेट को बताएगा एंड द मैजिस्ट्रेट विल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रोवाइजो, provided further that if the person making the statement is temporarily or permanently or physically disabled, the statement made by the person with the assistance of an interpreter or a special educator shall be videographed. आगे यहाँ पे ये एडिशन कर दिया गया है कि स्पेशल इंटरप्रेटर उसको इंटरप्रेट करके मैजिस्ट्रेट को बताएगा एंड मैजिस्ट्रेट विल रिकॉर्ड द सेम। ठीक है। लेकिन साथ ही साथ जब ये प्रोसेस चल रहा होगा, ठीक है, जब ये प्रोसेस चल रहा होगा तो उस पूरे प्रोसेस को रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा, मतलब वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी उस चीज़ की। द रीज़न बीइंग हो सकता है कि जो इंटरप्रेटर है उसका कुछ मेलिशियस इंटेंशन हो एंड वो उस मेलिशियस इंटेंशन से जो भी मतलब बातें जो वो एग्रीव्ड बता रहा है उसको गलत तरीके से मैजिस्ट्रेट तक कन्वे करे। ठीक है। तो ऐसा कोई सिचुएशन खड़ा ना हो जाए, इसलिए उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए अगर मान लीजिए जो विक्टिम है वो कहता है कि मैं तो ये कहना ही नहीं चाह रही थी, ठीक है, यहाँ पे गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, तो वीडियोग्राफी के थ्रू ये पता लगाया जा सके कि वो वाकई में कहना क्या चाह रही थी उस टाइम पे। क्लियर है। बी पे आते हैं। अच्छा, ये 5A का A था। ठीक है। एंड दिस इज B नाउ। लेट्स रीड B. इट सेज अ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर क्लॉज A ऑफ अ पर्सन हु इज टेम्पररली और परमानेंटली mentally or physically disabled shall be considered a statement in lieu of examination in chief as specified in section 137 of the Indian Evidence Act, such that the maker of the statement can be cross-examined on such statement without the need for recording the same at the trial. इसको लास्ट में पढ़ेंगे B को, अब इस पे डेल्व नहीं करते हैं। सबसेक्शन 6 पे आते हैं। The magistrate recording a confession or statement under this section shall forward it to the magistrate by whom the case is to be inquired into or tried. अब ये सबसेक्शन 6 को डालने का पर्पस क्या है, मैंने आपको सबसेक्शन 1 के अंदर बताया था कि जो आपका कन्फेशन होता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड करते हैं। ये मैंने आपको बताया था ना। ठीक है। और क्यों होता है, कैसे होता है, ये हमने पढ़ा था। जो आपका केस था स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वाले सिंघाड़ा सिंह, ठीक है, उसमें कहा गया था ना कि जो कन्फेशन रिकॉर्ड करने की पावर है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के पास है, क्योंकि सेकेंड क्लास उतने कम्पिटेंट नहीं है,
वो अभी बस एंट्री लेवल मैजिस्ट्रेट है, उनके पास कितना ही नॉलेज होगा कि वो कन्फेशन को प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सकें, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास आपका जो मैजिस्ट्रेट का होता है, ही विल रिकॉर्ड द कन्फेशन, ठीक है। बट अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास कन्फेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रायल भी वही कंडक्ट करेंगे। अगर आपको याद हो शेड्यूल 1, तो वहाँ पर आपको एक टेबल मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर आपको एक टेबल मिलेगा जिसमें आपको आईपीसी का सेक्शन मिलेगा, उस ऑफेंस का नाम मिलेगा, उसकी पनिशमेंट मिलेगी, और यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, और लास्ट में बाय व्हाट कोर्ट इज ट्रायबल, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। अब सपोज रेप का केस है, ठीक है, तो रेप जो केस होते हैं दीज आर एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ही रेप के केसेस को ट्राई किया जा सकता है। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जिनकी कॉम्पिटेंसी कितनी है, अगर आपको याद हो तो 3 साल की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं एंड 10,000 रुपीज़ का फाइन लगा सकते हैं इफ़ इट हैज़ बीन ऑथराइज बाय लॉ। ये तो अभी पुराना था, अब आपको मैं बता दूं BNSS के अंदर जो फाइन है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है विद 50,000। तो यहाँ पर सबसेक्शन 6 क्या कहता है कि जो मैजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, मैं मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बार बार बोलने से इसलिए बच रहा हूँ क्योंकि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पोजीशन को जो BNSS है उसमें से हटा दिया गया है, ठीक है। So the magistrate recording a confession or statement under this section shall forward it to the magistrate by whom the case is to be inquired into a triad। अगर आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 322, ठीक है, 323 एंड 326। तो हमने इसमें पढ़ा था ना कि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास होते हैं वो कॉग्निजेंस लेने के बाद अगर उनको लगता है कि ये मैटर उनके द्वारा ट्राई नहीं किया जा सकता, मतलब इस मैटर का, इस ऑफेंस का ट्रायल वो कंडक्ट नहीं कर सकते, तो वो मैटर को भेज देंगे CJM के पास, ठीक है। एंड CJM उस मैटर को या तो खुद ट्राई करेंगे, और अगर उनको भी लगता है कि ये उनके जुरिस्डिक्शन से बाहर है तो बाय वर्चू ऑफ सेक्शन 323 वो उसको कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेज देंगे, ठीक है, मतलब सेशंस कोर्ट के पास भेज देंगे। तो यहाँ वहाँ पे या तो सेशन जज का ट्रायल करेंगे या फिर एडिशनल सेशन जज करेंगे या फिर असिस्टेंट सेशन जज का ट्रायल करेंगे। ये आपको याद है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द मैजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग अ कन्फेशन और स्टेटमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल फॉरवर्ड इट टू द मैजिस्ट्रेट बाय हुम द केस इज टू बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्रायड। क्लियर हो गया आपको। मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेंगे, उस कन्फेशन को फॉरवर्ड कर देंगे उस मैजिस्ट्रेट के पास जिसके पास उस ऑफेंस को ट्राई करने की जुरिस्डिक्शन है। अब वो पहले तो CJM के पास भेजेंगे, ठीक है, और अगर CJM को लगता है कि मैं भी इस ऑफेंस का, मतलब मैं ये आपको वो बता रहा हूँ कि जो ऑफेंस है उसका ट्रायल कौन कर सकता है, बट जो सबसेक्शन 6 है इट इज़ सिंपली सेइंग कि जो भी मैजिस्ट्रेट या फिर जो भी जज इसका ट्रायल कर सकते हैं उनके पास में वो कन्फेशन भेज दिया जाएगा। क्लियर है सबसेक्शन 6, ठीक है। तो हमने सारे सेक्शंस को पढ़ लिया। अब कुछ एडिशनल चीज़ों को हम लोग पिक्चर में लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेफगार्ड्स वाइल रिकॉर्डिंग कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 ऑफ CRPC। हमने बेयर रीडिंग कर ली, हमने सारे सब सेक्शंस को समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं, लेकिन जब हम लोग पढ़ रहे थे सेक्शन 164 की लैंग्वेज को, तो हमने एक चीज़ समझा कि जब कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जाता है तो उस टाइम पे बहुत प्रकार के प्रिकॉशन लिए जाते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रिकॉशंस हैं ये मैंने सारे के सारे इन्यूमरेट कर दिए, आप इनको पढ़ लीजिए। पहला कहता है द मैजिस्ट्रेट हैव टू कॉशन द एक्यूज दैट इज नॉट बाउंड टू मेक द कन्फेशन एंड इफ इट डज सो इट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस अगेंस्ट हिम। इसका मतलब ये है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो पहले एक्यूज को बताएंगे कि तुम ये कन्फेशन देने के लिए बंधित नहीं हो, तुम्हें कन्फेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर तुम दे रहे हो तो ध्यान रखना कि तुम्हारे कन्फेशन को हम तुम्हारे ही अगेंस्ट ट्रायल में यूज़ करेंगे, ठीक है, एज एन एविडेंस। सेकेंड कहता है द मैजिस्ट्रेट बिफोर रिकॉर्डिंग द कन्फेशन हैव टू एग्जामिन एज टू वेदर द एक्यूज्ड हैज बीन ब्रॉट बिफोर हिम फ्रॉम पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी and if the accused has been brought to record the confession from police custody the duration of the police custody must be taken into consideration। अब जो accused है वो जुडिशियल कस्टडी से आ रहा है कन्फेशन देने के लिए, ठीक है, या फिर पुलिस कस्टडी से, ये ध्यान रखना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर वो पुलिस कस्टडी से आ रहा है
तो देयर आर चांसेस कि पुलिस ने उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया हो कि तुम जाके कन्फेशन दो, ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस. Third, if accused has been brought from the police custody to record the confession, the magistrate will remand the accused in judicial custody for 24 hours. ठीक है. अब अगर वो पुलिस कस्टडी से आया है कन्फेशन देने के लिए एक्यूज, तो 24 घंटे के लिए उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा. ये एक तरीके का कूलिंग ऑफ पीरियड है. कूलिंग ऑफ पीरियड मतलब क्या, कि वो बंदा 24 घंटे तक सोच ले कि मुझे कन्फेशन देना है कि नहीं देना है. अब हो सकता है पुलिस कस्टडी में उसके ऊपर कोई प्रेशर एक्सर्ट किया गया हो जिसकी वजह से वो कन्फेशन देने आ रहा हो, ठीक है. तो 24 घंटे का टाइम पीरियड उसको दे दिया गया, आप जुडिशियल कस्टडी में रहिए, आप जेल में रहिए और सोच विचार करिए कि आपको कन्फेशन देना है कि नहीं देना है. फोर्थ, बिफोर रिकॉर्डिंग द कन्फेशन द मैजिस्ट्रेट हैव टू एग्जामिन द मेडिकल रिपोर्ट ऑफ द एक्यूज्ड. इसका मतलब ये है कि जो एक्यूज्ड है उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको एग्जामिन करेगा मैजिस्ट्रेट और पता लगाएगा कि उसके ऊपर कुछ ब्रूजेस तो नहीं है, उसकी हड्डियाँ तो सलामत हैं कि नहीं, ठीक है, कि पुलिस ऑफिसर ने उसके अगेंस्ट में मारपीट तो नहीं की है. फिफ्थ, the magistrate have to caution the accused that his confession can be used as an evidence against him, but he should not discourage the accused from recording the confession. मैजिस्ट्रेट का काम खाली कॉशन देना है. वो खाली बताएंगे कि मैं तुम्हारे कन्फेशन को यूज़ कर, मतलब हम जो है तुम्हारे कन्फेशन को यूज़ कर सकते हैं एज एन एविडेंस ड्यूरिंग द ट्रायल. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैजिस्ट्रेट बोले अबे भैया तुम काहे कन्फेशन दे रहे हो, थोड़ा बुद्धि लगा लो, तुम ये बोलोगे तुम जेल जाओगे. ऐसा कुछ बोल के उसको डिस्करेज नहीं करेंगे, ठीक है, कि कन्फेशन मत दो, ऐसा कुछ नहीं करना है मैजिस्ट्रेट को. सिक्स्थ, एज द टर्म मेड टू हिम हैज़ बीन यूज्ड अंडर सेक्शन 164, याद होगा आपको, सबसेक्शन 1 के अंदर मेड टू हिम हैज़ बीन यूज्ड, ठीक है. इट इम्प्लाइज दैट द मैजिस्ट्रेट हैव टू रिवील हिज आइडेंटिटी सो दैट द एक्यूज कैन बी एश्योर्ड दैट ही इज मेकिंग द कन्फेशन टू द मैजिस्ट्रेट. जब एक्यूज्ड मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा तो मैजिस्ट्रेट को बताना पड़ेगा, हाँ भैया ये देखो हमारा जुडिशरी एग्ज़ाम का ये रिजल्ट है, मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, मैंने क्लियर किया था एग्जामिनेशन, ठीक है, एंड आई एम द मैजिस्ट्रेट, तुम मेरे सामने ही कन्फेशन दे रहे हो और चिल होके कन्फेशन दो. ये सब बताना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट को. ऑफ कोर्स अपने जुडिशरी एग्ज़ाम के रिजल्ट उनको नहीं दिखाने पड़ेंगे. 7th पे आते हैं. द मैजिस्ट्रेट शुड इंश्योर दैट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम वाइल द एक्यूज्ड इज गिविंग हिज कन्फेशन. अब कन्फेशन मेकर कन्फेशन दे रहा है, बगल में पुलिस ऑफिसर डंडा लेके खड़े हैं और उसको हाथ पे मारे जा रहे हैं, ठीक है, ताकि जो प्रेशर है वो बना रहे कन्फेशन मेकर के ऊपर कि बेटा जहाँ तुमने कुछ गलत उगला तुम चलो पुलिस कस्टडी, फिर तुमको बताता हूँ, ठीक है. 8th, इफ देयर इज एनी को एक्यूज्ड इन द कोर्ट सच को एक्यूज्ड मस्ट बी रिमूव्ड. अब हो सकता है उस पर्टिकुलर ऑफेंसेस के लिए उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए बहुत सारे एक्यूज्ड हों, ठीक है, और वो सारे के सारे एक्यूज को कोर्ट रूम में लाया गया हो. अब जो बाकी को एक्यूज्ड हैं वो कन्फेशन नहीं देना चाहते, लेकिन एक एक्यूज कहता है नहीं मेरी आंखें खुल चुकी हैं, अब मुझे सच्चाई का रास्ता तय करना है, ठीक है. तो सच्चाई का रास्ता तय करने के चक्कर में ये डिसाइड करता है कि मैं अपने बाकी भाई बंधुओं को ही फंसा दूंगा, ठीक है. तो ऑब्वियस सी बात है जो को एक्यूज्ड है वो पीछे खड़े होकर बोलेंगे अबे क्या बोल रहा है, चुप हो जा, ऐसे करके. तो अगर कोर्ट रूम में उस टाइम पे वाइल द एक्यूज्ड इज ट्राइंग टू गिव द कन्फेशन दे आर प्रेजेंट, तो उनको कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया जाएगा. 9th कहता है इफ द एक्यूज्ड इज हैंडकफ्ड द हैंडकफ मस्ट बी रिमूव्ड. मीनिंग कि अगर उसको बेड़ियों में रखा गया है तो उन बेड़ियों को खोल दिया जाएगा ताकि वो एकदम रिलैक्स होकर बैठ के थोड़ा पानी चाय पी के उसके बाद फिर सोच समझ के अपना कन्फेशन दे. 10th, while recording the confession the magistrate must not cross question the accused as his duty under section 164 is to simply record the confession. अब मैजिस्ट्रेट जो है वो वहाँ पर कहानी में सवाल जवाब नहीं शुरू कर देंगे. अब वो बंदा बता रहा है कि ठीक है मैं ऐसे घर में घुसा, मैंने देखा और मैंने मर्डर कर दिया, ऐसे पूरा बता रहे हैं. अब मैजिस्ट्रेट वॉज लाइक कि अच्छा तुम घर में घुसे कहाँ से, अच्छा खिड़की से घुसे थे, बाप रे बाप बड़े फ्लेक्सिबल आदमी हो, अच्छा अंदर घुस के तुम चाकू से मारे उसको, सही है भाई. ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है. ही विल नॉट क्रॉस क्वेश्चन इट, ही इज नॉट गोना अटर एनीथिंग विथ रिगार्ड टू द कन्फेशन. कन्फेशन जब बंदा दे रहा है उसको चुपचाप कन्फेशन मैजिस्ट्रेट को देना पड़ेगा, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. 11th, if the accused is of unsound mind at the time of making the confession, the magistrate must not record the confession. अब जो accused है वो थोड़ा सा पगला है, डाउन सिंड्रोम टाइप है, कुछ भी ऐसे समझ लो है, या फिर सपोज फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वो अनसाउंड माइंड का हो गया, वो जेल में रहा, ठीक है, और जेल में उसको बहुत पैनिक सा फील हुआ, उसको थोड़ा पुलिस ने डंडे ही बरसाए पुलिस ने उसके ऊपर, और उन सब चीज़ों की वजह से वो थोड़ा सा अनसाउंड माइंड का हो गया टेम्परली, ठीक है. अगर उस टाइम पे वो कन्फेशन देता है तो वो कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होगा, ठीक है. 12th, द मैजिस्ट्रेट शैल एक्सप्लेन द एक्यूज्ड हिज राइट अंडर आर्टिकल 21 एंड 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर रिकॉर्डिंग द कन्फेशन. इसका मतलब ये है कि मैजिस्ट्रेट जो एक्यूज्ड है उसको बताएंगे कि देखो तुम्हारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं,
तुम उनको एक्सरसाइज कर सकते हो, तुम्हारे पास जीने का अधिकार है, तुम्हारे पास पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है, ठीक है, और तुमको अननेसेसरी इलीगली डिटेन करके नहीं रखा जा सकता, दैट इज अंडर आर्टिकल 22। क्लियर है? तो ये सारे के सारी चीज़ें मजिस्ट्रेट को बतानी पड़ेंगी एक्यूज को। अब थोड़ा सा और आगे डिटेल में जाते हैं। नाउ लेट्स कम डाउन टू सेक्शन 463। इट सेज नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 164 और सेक्शन 281। सेक्शन 463 it talks about non-compliance with provisions of section 164 और section 281, ठीक है? It talks about non-compliance with provisions of section 164 और section 281। अभी हमने ये क्या पढ़ा कि section 164 के अंदर जब कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जाता है तो कन्फेशन को रिकॉर्ड करने से पहले मजिस्ट्रेट को कुछ सेफगार्ड्स को ध्यान में रखना पड़ता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें मुझे करनी है ताकि कन्फेशन मेकर अपने विल से ही कन्फेशन दे रहा है ये चीज़ मतलब मान सकें, ठीक है? अब सबसेक्शन 1 इसका क्या कहता है? इट सेज इफ एनी कोर्ट बिफोर विच अ कन्फेशन और अदर स्टेटमेंट ऑफ एन एक्यूज पर्सन रिकॉर्डेड और परपेटिंग टू बी रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164, मतलब अगर किसी भी इंसान का कन्फेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है इन फ्रंट ऑफ एनी कोर्ट, ठीक है, मतलब बेसिकली उसका कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड किया जा रहा है इन फ्रंट ऑफ एनी कोर्ट, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पे क्या होगा? और सेक्शन 281 is tendered or has been received in evidence finds that any of the provisions of either of such sections have not been complied with by the magistrate recording the statement, it may, notwithstanding anything contained in section 91 of the Indian Evidence Act 1872, take evidence in regard to such non-compliance and may, if satisfied that such non-compliance has not injured the accused in his defense on the merits and that he duly made the statement recorded, admit such statement। इसका मतलब यहाँ पर ये है सेक्शन 463 जो कि एक नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज है, इट इज़ अ नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज, मतलब इसको हम कहते हैं नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज, ठीक है? 463 इज सेइंग कि जो सेक्शन 164 की जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ हैं, अगर मैजिस्ट्रेट कन्फेशन को रिकॉर्ड करते टाइम उनसे कंप्लाई नहीं करता है, ठीक है, अगर मैजिस्ट्रेट उससे कंप्लाई नहीं करता है तो यहाँ पर क्या होगा? इट सेज नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 91 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। 91 आपको याद है कि अगर लॉ ये कहता है कि आपको किसी चीज़ को डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में करना है तो आपको उसको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में ही करना पड़ेगा, तभी आप उसको एज एन एविडेंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर जो सेक्शन 91 का एप्लीकेशन है उसको रिमूव किया जा रहा है। इट सेज इट मे नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 91 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 टेक एविडेंस इन रिगार्ड टू सच नॉन कंप्लायंस। मतलब आपने डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में तो उसको रिड्यूस कर दिया। बेसिकली क्या कहना चाहता है कि आपने सेक्शन 164 के हिसाब से जो कन्फेशन है उसको रिकॉर्ड किया, ठीक है, आपने उसको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भी रिड्यूस कर दिया, आपने उसको रिटन फॉर्मेट में भी रिड्यूस कर दिया, लेकिन आपने ये काम करते हुए सेफगार्ड्स से कंप्लाई नहीं किया। जिन सेफगार्ड्स के बारे में हमने अभी पढ़ा है उससे आपने कंप्लाई नहीं किया, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने सेफगार्ड से कंप्लाई नहीं किया है तो आपने जो कन्फेशन को रिकॉर्ड किया है वो आउटराइटली रिजेक्ट हो जाएगा, उसको आप एज एन एविडेंस यूज़ ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है? यहाँ पर ये कहना चाहता है बिकॉज इट्स अ नॉट विथस्टैंडिंग क्लॉज, इसका मतलब इसका एक ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा। ओवर राइडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि सेक्शन 91 में जो भी बातें कही गई हैं उसको ये ओवर राइड कर देगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि इवन दो इफ यू आर नॉट कंप्लाइंग विद द सेफगार्ड्स, ठीक है, बट यू हैव रिकॉर्डेड द कन्फेशन इन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो वहाँ पर हम पहले ये चेक करेंगे कि अगर आपने सेफगार्ड से कंप्लाई नहीं किया है तो उससे कंप्लाई नहीं करने की वजह से जो कन्फेशन मेकर है उसके इंटरेस्ट को हैम्पर हुआ है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट हैम्पर हुआ है। इंटरेस्ट हैम्पर मतलब क्या हुआ है कि आपने सेफगार्ड से कंप्लाई नहीं किया जिसकी वजह से कन्फेशन मेकर ने जो अपना कन्फेशन दिया है वो विलफुली नहीं दिया, ठीक है? ऐसा हो सकता है। ऐसे मान लीजिए ये जो आपके सामने सारे के सारे सेफगार्ड्स हैं, अब सपोज मेड टू हिम वाला जो सिचुएशन है, अब मैजिस्ट्रेट ने उसको बताया कि हाँ मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, तुम कन्फेशन दो, ठीक है, बट ही इज़ अ लिटिल बिट अनश्योर कि ही इज़ द मैजिस्ट्रेट और नॉट, ठीक है?
बट यहाँ पर सेक्शन 164 ये कहता है कि आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा सब कुछ, और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप मैजिस्ट्रेट हो, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि यू आर द मैजिस्ट्रेट। बट अगर आप ये चीज़ प्रूव नहीं कर रहे हो, उसने कन्फेशन दिया, उसको पता है कि वो आपके सामने ही कन्फेशन दे रहा है, मैजिस्ट्रेट के सामने ही कन्फेशन दे रहा है, तो उसका कन्फेशन जो है वो आउट राइटली रिजेक्ट नहीं हो जाएगा, उसको एविडेंस मतलब जो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू है वो खत्म नहीं हो जाएगी। क्लियर है आपको 463? मैं फिर समझाता हूँ आपको एक बार। इट सेज कि अगर आपने सेक्शन 164 का जो सेफगार्ड है उससे कंप्लाई नहीं किया, ठीक है, तो सेक्शन 91 क्या कहता है? इट सेज कि आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में देना है, ठीक है, और वो जो डॉक्यूमेंट है आप उसको खाली उस डॉक्यूमेंट फॉर्मेट मतलब उस डॉक्यूमेंट से ही प्रूव कर सकते हो कि हाँ ये एक एविडेंस है, ये रहा एविडेंस, ठीक है। लेकिन अगर आप सेफगार्ड से कंप्लाई नहीं करते हो तो पहले ये चेक किया जाएगा कि अगर आप सेफगार्ड से कंप्लाई नहीं किए हो तो क्या आपके जो आपने कंप्लाई नहीं किया उसकी वजह से जो कन्फेशन मेकर था उसका इंटरेस्ट तो हैम्पर नहीं हो गया, उसका इंटरेस्ट तो इंजर नहीं हो गया। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो उसका कन्फेशन एडमिट कर लिया जाएगा, भले ही आपने सेफगार्ड से कंप्लाई नहीं किया हो तो, ठीक है। जैसे सेक्शन 29 क्या बोलता है? कन्फेशन अदरवाइज रेलेवेंट नॉट टू बिकम इरेलेवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सेक्रेसी एक्सेट्रा। If such a confession is otherwise relevant, it does not become irrelevant merely because it was made under a promise of secrecy or in consequence of a deception practiced on the accused person for the purpose of obtaining it, or when he was drunk, or because it was made in answer to questions which he need not have answered, whatever may have been the form of those questions, or because he was not warned that he was not bound to make such confession and that evidence of it might be given against him. जो सेक्शन 463 है दैट शुड बी रेड विद सेक्शन 29, उसमें आपको जिस चीज़ पे ध्यान देना है वो आखिरी के 3 लाइन। इट सेज टेक एविडेंस इन रिगार्ड टू सच नॉन कंप्लायंस एंड मे इफ सेटिस्फाइड दैट सच नॉन कंप्लायंस हैज नॉट इंजर्ड द एक्यूज्ड इन हिज डिफेंस ऑन द मेरिट्स एंड दैट इट ड्यूली मेड द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड एडमिट सच स्टेटमेंट, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर बस यही है, अगर इसको आप सेक्शन 29 के साथ पढ़ो तो, कि भले ही आपने डिसेप्शन किया हो, भले ही आपने कन्फेशन को रिकॉर्ड करते हुए, ठीक है, कुछ झूठ बातें बोली हो या कुछ भी किया हो, भले आपने सेफगार्ड से कंप्लाई नहीं किया हो, लेकिन अगर आप उससे कंप्लाई नहीं करते हो बट उसके बावजूद जो कन्फेशन रिकॉर्ड करवाया है कन्फेशन मेकर ने, ठीक है, उससे मतलब उससे क्या है कि जो कन्फेशन मेकर का जो इंटरेस्ट था वो हैम्पर नहीं हुआ, तो वो जो उसका कन्फेशन होगा इट विल बी deemed to be admissible as an evidence, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? बाकी सेक्शन 29 में और ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सेक्शन 281 पे आते हैं। इट सेज record of examination of accused. It says whenever the accused is examined by a metropolitan magistrate, the magistrate shall make a memorandum of the substance of the examination of the accused in the language of the court, ठीक है, and such memorandum shall be signed by the magistrate and shall form part of the record. इसका मतलब यही है जो हमने वो पढ़ा था ना सब सेक्शन 4 में, जो एक मेमोरेंडम है, ठीक है, वो जो मेमोरेंडम है उसको लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में बनाया जाएगा। लैंग्वेज ऑफ कोर्ट बेसिकली आपका होता है कि उस स्टेट में कोर्ट की लैंग्वेज क्या है, मतलब उस कोर्ट में कौन सा लैंग्वेज प्रिवेल करता है, ठीक है। जैसे अगर आप यूपी की बात करें तो वहाँ पर हिंदी ज़्यादा प्रिवेल करता है, तो आप हिंदी में भी कर सकते हो कन्फेशन को, लाइक नीचे लिख दो कि हाँ मैं मैजिस्ट्रेट यह चीज़ कहता हूँ, ऐसे करके, ठीक है। तो whenever the accused is examined by a metropolitan magistrate, the magistrate shall make a memorandum of the substance of the examination of the accused in the language of the court, and such memorandum shall be signed by the magistrate and shall form part of the record, ठीक है। Subsection 2, whenever the accused is examined by any magistrate other than a metropolitan magistrate or by a court of session, the whole of such examination, including every question put to him and every answer given by him, shall be recorded in full by the presiding judge or magistrate himself, or where he is unable to do so owing to a physical or other incapacity, under his direction and superintendence by an officer of the court appointed by him in this behalf। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जब एक्यूज को एग्जामिन किया जाएगा मैजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है, अदर देन ए मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन, मतलब यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को एक्सक्लूड करके और कोर्ट ऑफ सेशन को एक्सक्लूड करके जो मैजिस्ट्रेट आपके बचते हैं, इफ़ दे आर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट, अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार का कन्फेशन के टाइम पे सवाल जवाब किया गया है तो वहाँ पर जो भी उसका जवाब मिला है वो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप ये सब चीज़ें करने में सक्षम नहीं है, मतलब आप कन्फेशन जो है उसको रिकॉर्ड करने में सक्षम नहीं है, यहाँ पे लिखा है ना हिमसेल्फ और वेयर ही इज अनेबल टू डू सो ओइंग टू अ फिजिकल और अदर इनकैपेसिटी, यहाँ पे मैजिस्ट्रेट की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैजिस्ट्रेट ही जो है वो फिजिकली इतने फिट नहीं है कि वो कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सके, ठीक है,
तो वहाँ पर क्या होगा, वो किसी को डायरेक्शन दे देंगे अंडर हिज डायरेक्शन एंड सुपरिटेंडेंस बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अपॉइंटेड बाय हिम इन दिस बिहाफ। तो वो किसी भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को ये डायरेक्शन दे देंगे कि तुम मेरे बिहाफ में इस कन्फेशन को रिकॉर्ड कर लो। सबसेक्शन 3, द रिकॉर्ड शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी इन द लैंग्वेज इन विच द एक्यूज्ड इज एग्जामिन्ड और इफ दैट इज नॉट प्रैक्टिकेबल इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। ठीक है, अब जो एक्यूज्ड है या तो उसकी लैंग्वेज में कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जाए, या फिर अगर नहीं वो पॉसिबल है कर पाना तो आप कोर्ट की लैंग्वेज में उसको रिकॉर्ड कर दो। ठीक है। सबसेक्शन 4, द रिकॉर्ड शैल बी शोन और रेड टू द एक्यूज्ड और इफ ही डज not understand the language in which it is written shall be interpreted to him in a language which he understands and he shall be at liberty to explain or add to his answers। जब आप कन्फेशन को रिकॉर्ड कर लोगे तो उसको रिकॉर्ड करने के बाद आपको एक्यूज को दिखाना भी पड़ेगा। ठीक है, और अगर दिखाने के बाद मतलब मान लीजिए आपने लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में कोर्ट की लैंग्वेज में आपने इसको रिकॉर्ड किया जो कि उस एक्यूज की मदर टंग नहीं है। ठीक है, तो आप किसी इंटरप्रेटर को बुलाओगे जो उसको पढ़ के बताएगा कि देखो हमने ये बातें रिकॉर्ड की हैं। उस टाइम पर जो बातें रिकॉर्ड हुई हैं, अगर जो एक्यूज्ड है, जो कन्फेशन मेकर है, वो चाहे तो उसमें कुछ एडिशंस वगैरह भी करवा सकता है। क्लियर है आपको? सबसेक्शन 5, इट शैल देयर आफ्टर बी साइंड बाय द एक्यूज्ड एंड बाय द मजिस्ट्रेट और प्रिसाइडिंग जज who shall certify under his own hand that the examination was taken in his presence and hearing that the record contains a full and true account of the statement made by the accused। ठीक है, कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के बाद it will be signed by the accused and by the magistrate और presiding judge। ठीक है, और जो सिग्नेचर है it will certify कि ये जो एग्जामिनेशन मैंने किया है, जो ये कन्फेशन मैंने रिकॉर्ड किया है, ये मेरे प्रेजेंस में हुआ है और मैंने पूरे कन्फेशन को सुना है एंड देन आफ्टर दैट मैंने उसको रिकॉर्ड किया है। सबसेक्शन 6, नथिंग। अब देखिए नथिंग यहाँ पे यूज हुआ है एंड नथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम नॉट विथ स्टैंडिंग। ठीक है, नथिंग जो होता है ये एक सेविंग क्लॉज होता है और जो आपका नॉट विथ स्टैंडिंग होता है ये आपका एक ओवर राइडिंग क्लॉज होता है। तो जो आपका सेक्शन 463 है वो एक ओवर राइडिंग क्लॉज है बिकॉज वो सेक्शन 91 की एप्लीकेशन को खत्म कर रहा है। ठीक है, तो सबसेक्शन 6 इज सेइंग नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू द एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन इन द कोर्स ऑफ ए समरी ट्रायल। इसमें इतना डेल्व मत करिए, अगर मैं ऊपर समझा दूं तो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि ये जो सेक्शन है आपका सेक्शन 281 ये समरी ट्रायल पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जो भी समरी ट्रायल में जो कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाएगा उसके एग्जामिनेशन में ये सारे के सारे सबसेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे। अब समरी ट्रायल क्या होता है? ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं समरी ट्रायल बेसिकली क्या होता है, पेटी ऑफेंसेस से रिलेटेड समरी ट्रायल होता है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब इसका सेक्शन रेलेवेंट सेक्शन आएगा। अभी सबसेक्शन 6 को आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, तो जो क्रक्स निकल के आता है 463, 29 और 281 का, वो यही निकल के आता है कि अगर आपने सेफगार्ड से कंप्लाई नहीं किया है वाइल रिकॉर्डिंग द कन्फेशन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कन्फेशन है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू आउटराइटली खत्म हो जाएगी। ठीक है, पहले ये पता लगाया जाएगा कि अगर आपने कन्फेशन के सेफगार्ड से कंप्लाई नहीं किया है तो क्या उससे एक्यूज्ड का जो डिफेंस है वो तो इंजर नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं हो रहा है तो वहाँ पर भले ही आपने सेफगार्ड से कंप्लाई नहीं किया, जैसे आपके जो सेक्शन 281 है ये आपके सेफगार्ड्स ही हैं एक तरीके से। ठीक है, तो भले ही आपने अगर सेफगार्ड से कंप्लाई नहीं किया है तो जो कन्फेशन है वो आउटराइटली रिजेक्ट नहीं हो जाएगा। ये रूल ऑफ एविडेंस भी कहता है अंडर सेक्शन 29। ठीक है, तो आई नो बहुत बड़ा लेक्चर बना है बट स्टिल जितने भी एस्पेक्ट थे मैंने उनको कवर करने की कोशिश की। सो चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। वी आर डन विथ सेक्शन 164। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो इनके BNSS से करस्पॉन्डिंग प्रोविज़न है ना, वो जब हम लोग सेक्शन 167 तक कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद साथ में 164, 165, 166, 167 सबका साथ में कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड अगेन थैंक यू फॉर शोइंग द लव इन द कमेंट सेक्शन। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट्स को पढ़ के एंड धीरे धीरे करके मैं सारे के सारे लेक्चर सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा बट इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू मी, बट स्टिल आई विल ट्राई टू मेक इट as expeditiously as I can. So again, thank you.